तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आज से स्वागत करता हूं आपके अपने पृथ्वी 11th एंड 12th अकेडमी पे। देखो, नॉवल की वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं कि आज शाम ठीक 5 बजे आप सभी के लिए बायोलॉजी का सेशन अरेंज किया गया आपके अभिषेक सर केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे प्रेडिक्टर सीरीज लेकर आ रही है आपकी दाबी मैम। तो फटाफट से जाओ, सेशन ज्वाइन कर लेना ठीक 5 बजे। दोस्तों अब चलो नॉवल की तरफ बढ़ते हैं अपन। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है, वीडियो आपकी कंप्लीट वन शॉट नॉवल की होने वाली है, जहां पर मैं आपकी चारों की चारों जो नॉवल है बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने अप्रिसिएशन के वन शॉट बना दिए, राइटिंग स्किल्स के वन शॉट बना दिए मैंने आपके लिए, ठीक है। साथ ही साथ नॉवल के जो एवरग्रीन क्वेश्चन थे इसके भी मैंने वन शॉट यहाँ पे बना दिए। अब इस वीडियो में आपके लिए और क्या खास होने वाला है, इस वीडियो में आपके लिए और ये चीज खास होने वाली है कि आज अगर आपने इस वीडियो का जो टारगेट लाइक और टारगेट कमेंट अगर आपने कंप्लीट कर दिया, तो मेरे जो पेड कोर्सेज के जो नोट्स है वो मैं आप सभी को कंप्लीटली क्या फ्री में क्या प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जो टारगेट लाइक है वो 10,000 का टारगेट आएगा, जो टारगेट कमेंट है वो भी 10,000 का है। एक बच्चा जितना कमेंट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो टारगेट लाइक और टारगेट कमेंट अगर आपने पूरा कर दिया, तो ये जो 4 पीडीएफ नहीं 5 पीडीएफ है, 5 पीडीएफ में अपने जीडीए महाराष्ट्र के एप्लीकेशन पे कंप्लीटली क्या कर दूंगा, फ्री कर दूंगा, ठीक है। कंप्लीटली फ्री कर दूंगा। तो भाई अब चीजें देखो, मैं अपना मेहनत कर रहा हूं, मैं अपनी चीजें लेकर आ रहा हूं, और ऑलरेडी आप देखोगे तो मैं लगातार परसों से वीडियोस बनाते हुए जा रहा हूं, और आज के दिन भी आपके लिए वीडियोस क्या आने वाली है। एक देखो, अब आज आपके लिए क्या आएगा, एक 3:30 बजे आपका मैथ्स का थियरम का वीडियो आएगा राहुल सर का। फिर उसके बाद 5:30 के आसपास मेरा एक पोइट्री का आपका वीडियो आएगा, जहां पे पूरे जो पीवाईक्यूज है आपके 2022 से लेकर 2025 फेब तक के सारे पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करने वाला हूं सॉल्व करके। फिर उसके बाद मेरा जो एक वीडियो आएगा वो वन शॉट प्रो सेक्शन का वीडियो क्या आने वाला है, और अगर मुझे टाइम मिला तो आपके लिए एक पेपर सोल्यूशन भी आएगा। टाइम क्या मिला, देखो टाइम मिलना नहीं मिलना वो हमारे ऊपर होता है, बट चीज देखो, अगर आप इस पे जो कमेंट्स है, जो टारगेट लाइक और टारगेट कमेंट मैंने दिया, अगर वो पूरा कर देते हो तो मेरे अंदर एनर्जी डबल हो जाएगी, और वहां से मैं आपके लिए क्या पेपर सोल्यूशन भी आज मैं रेडी करके आपको दे दूंगा शाम तक। ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती है, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं हमारा ऑफलाइन क्लास है, तो यहाँ से मुझे भाग के ऑफलाइन क्लास आना पड़ेगा, और ऑलरेडी पूरा दिन शेड बिजी रहता है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप मेरे अंदर एनर्जी कैसे डालते हैं, ठीक है। और वो जो एनर्जी है वो आपके कमेंट, लाइक और आपके शेयर के वजह से ही आते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कर लो, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर चीज में क्या मदद कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहली चीज, व्हेनेवर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन या फिर किसी भी टॉपिक से हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये जरूरी बन जाता है कि हम ये समझे कि पहले उसमें से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं ये क्वेश्चन कहां से आते हैं और किधर से आते हैं। देखो, टोटल अगर मैं बात करूं तो ये चौथे सेक्शन में ये नॉवल क्या पूछा जाता है, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5A, क्वेश्चन नंबर 5B, क्वेश्चन नंबर 5C, क्वेश्चन नंबर 5D, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 5A, इसका मतलब क्या, अभी क्वेश्चन नंबर 5A है, इसका मतलब ये फर्स्ट नॉवल पर बेस्ड होगा। क्या, फर्स्ट नॉवल पे बेस्ड होगा। फर्स्ट नॉवल के जो क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे वो आपको पहले, अब आप ये 2025 फेब का पेपर है, अब इसमें आप देखोगे तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए, कैसे फाइंड द ऑड मैन आउट पूछा गया है। फिर उधर आपको पूछा था वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड रीराइट देम। ये चीज आपको यहाँ पे क्या बोली गई है, मतलब पहले जो नॉवल है, पहली नॉवल से आपको क्या आएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्या क्वेश्चन क्या पूछे जाने वाले हैं। फिर वहीं पे बी अगर मैं बात करूं, भी आपका सेकेंड नॉवल टू सर विथ लव से आएगा, ठीक है, जहां पे आपको 2 तरह के डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। फिर वही सी क्या हो गया, सी अगर मैं बात करूं, यह आता अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, इस नॉवल से बेस्ड है, ठीक है, जहां पे अगेन आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जो अगेन डिस्क्रिप्टिव बेस्ड होते हैं। और फिर डी अगर मैं बात करूं तो ये भी आपके क्या होते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्या क्वेश्चन होते हैं। समझ में आ गया। अब इस डिस्क्रिप्टिव बेस्ड में क्वेश्चन में आते क्या है, आपको प्लॉट के ऊपर कहा पूछ लिया जाएगा, थीम के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैरेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जो प्लॉट सेटिंग्स होती है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं यहाँ पे एक नोट्स बना रहा हूँ, एक चीट शीट बना रहा हूँ नॉवल की, जहां पे मैं आपको कैरेक्टर से रिलेटेड, प्लॉट से रिलेटेड कई सारी चीजें देने वाला हूँ। अगर आपने वो कर लिया तो आपका पूरा का पूरा नॉवल खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि अगर वो चीज मैं लेकर आऊं, तो वीडियो लाइक और टारगेट जो मैंने दिया वो कंप्लीट कर दो, मैं लेकर आ जाऊंगा। और एक चीज यहाँ पे समझ लेना कि जो हमारी जीडे महाराष्ट्र की टीम है, जीडे महाराष्ट्र की टीम ने अगर एक बार बोल दिया, मतलब बोल दिया, उसके आगे कुछ नहीं। अगर आपने जो चीज हम कर रहे, जो मेहनत हम कर रहे, अगर वही जज्बा वही जुनून अगर आप में दिखाई दिया, और वो दिखेगा कैसा, आपके लाइक और कमेंट्स के उसमें अगर आपने कर दिया, तो आपके लिए वो भी नोट्स में क्या लेकर आ जा रहा हूँ, जिससे हमारी पूरी टीम को पता चलेगा कि हाँ
जो बच्चे हैं वो सीरियस है एग्जामिनेशन को और अपने एग्जाम में एक झंडा गाड़ना चाहते हैं, ठीक है, अपना जो एक बोलते हैं ना कि एक जो ड्रीम है वो ड्रीम क्या कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हम लेकर हाजिर हो जाएंगे, ठीक है। चलो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड बिगिन विद द नॉवल। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमें देखने क्या मिल रहा है, हमारा नॉवल सेक्शन है, पहला नॉवल सेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऊपर ऊपर जाऊंगा तो सबसे पहला हमारा नॉवल क्या, हिस्ट्री ऑफ नॉवल। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब 18th सेंचुरी अगर मैं बात करूं, 18th सेंचुरी में इंग्लिश लिटरेचर में दो नए गिफ्ट आए, क्या है, दो नए गिफ्ट आए, क्या क्या है, एक पीरियोडिकल एसे और एक नॉवल आया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो पीरियोडिकल एसे और जो नॉवल थे वो जो 18th सेंचुरी था, 18th सेंचुरी एज ऑफ रिनाइंसेंस था, जहां पे लोगों की सोच, काम करने का तरीका, ठीक है, रहने सहने का तरीका, क्या सब कुछ क्या बदलता हुआ दिखाई दे रहा था। उसी तरीके से अब इस इंग्लिश लिटरेचर में जब पीरियोडिकल एसे और नॉवल लॉन्च हुए तो वहां पे उस टाइम की जो स्पिरिट थी, यानी लोग इंटेलेक्चुअल मतलब लॉजिकल बातें कर रहे थे, ठीक है, सेंटिमेंटल यानी कि इमोशनल चीजें, ठीक है, रियलिस्टिक चीजें मतलब जो चीज एक्चुअल में होती है उसके बारे में, और इंस्ट्रक्ट द रीडर्स कि एक रीडर को, एक इंसान को किस तरीके से जिंदगी काटनी चाहिए, कैसे रहनी चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, इन सभी चीजों को का क्या कॉम्बिनेशन था ये पीरियोडिकल एसे और नॉवल। इस वजह से उस टाइम पे पीरियोडिकल एसे और नॉवल लोग बहुत ज्यादा क्या पढ़ रहे थे। लेकिन अगर इन दोनों में से भी अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलैरिटी मिल रही थी वो नॉवल को मिल रही थी, क्या मिल रही थी, नॉवल को। नॉवल बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था, बहुत ज्यादा लोग उसको पढ़ना पसंद कर रहे थे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आज के डेट में सबसे ज्यादा अगर लोग किसी लिटरेचर को पसंद करते हैं वो कौन सा होता है, वो आपका नॉवल क्या होता है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं, ये जो वर्ड नॉवल है ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखो सीधी सीधी बात करूं, जब कभी भी कहानी को, स्टोरी को, एक नैरेटिव को क्या एक प्रोज के फॉर्म में क्या आपको बताया जाएगा, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉवल बोलते हैं। समझ में आ गया, कोई भी कहानी है, कोई भी स्टोरी जब उसको पैराग्राफ फॉर्म में बताया जाता है उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉवल बोलते हैं। अब ये जो वर्ड नॉवल है ये डिराइव कौन से वर्ड से हुआ है, इंग्लिश वर्ड नॉवल जो है डिराइव हुआ आपके इटालियन वर्ड नॉवेला से, जिसका मतलब होता है न्यू। अब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, द वर्ड नॉवल इज राइट फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड नॉवेल इज राइट फ्रॉम द इटालियन वर्ड डैश, इज राइट फ्रॉम द इटालियन वर्ड डैश, तो आप क्या लिखोगे, नॉवेला लिखोगे, समझ में आया, विच मींस न्यू। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो भूलना मत क्या दिया है, नॉवल। अब नॉवल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखो नॉवल हर एक चीज डिटेल में क्या करता है, नरेट करता है। जब कभी भी नॉवल आप पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगता है कि चीजें आपके एकदम सामने हो रही, क्या हो रही, सामने हो रही है। जैसे अगर आपने आपको बात करूं, जैसे आपने बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि जब कभी भी हीरो की एंट्री होती है तो हीरो ऐसा बैग लेके आता रहता है, ऐसा भागता 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 आता रहता है, और जो भागता भागता आता रहता है तो आपने क्या देखा है, आपने ये देखा सबसे पहले उसका बैक दिखाया जाता है, फिर उसकी आंखें दिखाई जाती है, फिर उसका बाल दिखाया जाता है, फिर उसके सूट बूट्स दिखाई जाते हैं, फिर उसके बाद एक ब्लर सा दिखता, दूर से एकदम वाइड शॉट लेके फिर ब्लर सा चीजें क्या दिखाई जाती। उसी तरीके से जब कभी भी नॉवल में किसी भी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उसके हर एक चीज बताई जाएगी कि उसकी आंखें कैसी हैं, उसके बाल कैसे हैं, उसके ओठ कैसे है, वो बोलता कैसे, उसका बिहेवियर कैसा है। तो आप यू विल बी लाइक कि आप पूरा का पूरा जो कैरेक्टर है वो इमेजिन करने लगोगे, आपके सामने आने लगेगा। देखो यही बोला, क्रिएट द पिक्चर एट दैट टाइम, मतलब इतने डिटेल में बताता है कि आपके दिमाग के, आपकी आंखों के सामने क्या पूरा इमेज क्या क्रिएट हो जाता है। इजियर टू अंडरस्टैंड इन द कंपैरिजन टू ड्रामा एंड पोइट्री। अब ड्रामा और पोइट्री में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, पोइट्री में ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट जब मैं नॉवल की बात करूं तो नॉवल इजी टू अंडरस्टैंड होता है, बहुत सिंपल भाषा में क्या चीजें लिखी जाती है। और आज की डेट में ये बहुत मॉडर्न एरा में ये जो नॉवल है लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और ऐसा नहीं कि नॉवल आज से चालू है कल से चालू है, नहीं, नॉवल की अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो नॉवल कुछ नहीं तो 2000 साल पुराना है। कितना है, नॉवल का जो इतिहास है वो 2000 साल पुराना इतिहास है, समझ में आ गया। अब प्रीकर्सर की बात कर लेते हैं, प्रीकर्सर मतलब क्या होता है। अब सवाल यह उठता है कि सर क्या नॉवल से पहले भी कोई चीजें थी, क्या नॉवल से पहले भी कोई लिटरेचर था जो लोग बहुत ज्यादा पढ़ना पसंद करते थे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो नॉवल है, नॉवल से पहले क्या था, ग्रीक रोमांसेस, क्या था, ग्रीक रोमांस। ग्रीक रोमांसेस है क्या, ग्रीक रोमांसेस अगर मैं बात करूं एक कलेक्शन है कई सारी कहानियों का, कई सारी गाथाओं का एक कलेक्शन होता है। ये किस तरह की कहानियां थी, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एडवेंचर्स की बात की जाती थी, प्यार मोहब्बत की बात की जाती, हीर रांझा की बात की जाती थी, लैला मजनू की बात करी जाती थी, रोमियो जूलियट की बात क्या की जाती थी, मतलब प्यार मोहब्बत की और एडवेंचर्स की बात क्या की जाती थी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आगे आने वाले 1000 साल तक इसको कोई भी छू नहीं पाए, इसको कोई भी छू नहीं पाए। इससे इससे बढ़िया लिटरेचर कोई था ही नहीं, इससे बढ़िया लिटरेचर कोई था ही नहीं। आज अगर मैं बात करूं इसके कुछ एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं जैसे वर्गिल इकोलॉग्स,
मैलोरी मॉटे द ऑथर्स, फिर जियोफ्री चौसर द कैंटरबरी टेल्स, ये सभी क्या है आपके इसके कुछ एग्जांपल्स है। समझ में आया? अब वर्ल्ड की अगर पहले की नॉवल की अगर बात करो, दुनिया में सबसे पहला जो नॉवल लिखा गया था उसका नाम क्या था? मुरासाकी शिकिबू टेल ऑफ जेंजी, जो कौन से ईयर में पब्लिश हुआ? ईयर 1010 में पब्लिश हुआ। अब इसके ऊपर भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो याद कर लो कि दुनिया के सबसे पहले नॉवल का नाम क्या था? मुरासाकी शिकिबू टेल ऑफ जेंजी, जो कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था? 1010 में। समझा? फिर अब यूरोपीय नॉवल की बात करें, यूरोपियन नॉवल, यूरोप में जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, उस यूरोप कॉन्टिनेंट में जो नॉवल की शुरुआत हुई थी वो किससे हुई थी? डॉन क्विक्साइट इस नॉवल से हुई थी। ये डॉन क्विक्साइट नॉवल लिखा किसने था? एक स्पेनिश राइटर ने लिखा था, जिसका नाम क्या था? माइगल डे सर्वांटिस। क्या? माइगल डे सर्वांटिस। और जब ये पब्लिश हुआ तो ये एक पार्ट में पब्लिश नहीं हुआ, कितने पार्ट में पब्लिश हुआ? ये 2 पार्ट में क्या पब्लिश हुआ। ठीक है। वही 18th सेंचुरी में अगर मैं बात करूं तो 2 नए गिफ्ट और मिले, एक था न्यूज़पेपर और मैगजीन भी क्या पब्लिश होने लगी। अब जब ये न्यूज़पेपर और मैगजीन पब्लिश हुई तो देखो अब हमारी सोसाइटी में 3 क्लास होते हैं, एक हायर क्लास, एक मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास। तो जो मिडिल क्लास वाला जो कैटेगरी था ना, ये न्यूज़पेपर और मैगजीन को बहुत ज्यादा क्या पसंद करता है। अब रीजन क्या है? देखो हमें कोई भी इंसान तभी पसंद आता है जब वो हमारे से हमारी रिलेटेड बात करता है या फिर हमसे जुड़ी हुई बात करता है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो न्यूज़पेपर मैगजीन लोगों को पसंद इस वजह से आ रही थी क्योंकि जो न्यूज़पेपर थी, ये जो मैगजीन थी, ये मैगजीन क्या कर रही थी? ये आपके जो मिडिल क्लास रीडर्स के जो प्रॉब्लम्स थे, जो इश्यूज थी, जो दिक्कत थी, उसके बारे में क्या ये बात कर रहे थे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये जो मिडिल क्लास लोग थे ये अपनी परेशानियों को लेकर इतना परेशान थे, अपने दिक्कतों को लेकर इतना ज्यादा परेशान थे कि भाई इनको रोमांस ट्रेजेडी में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था और नॉवल यही सारी चीजें इंक्लूड कर रहा था। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक क्लास ऐसा भी था जिसको ये रोमांस ट्रेजेडीज जो नॉवेल्स में इंक्लूड की जा रही थी बहुत ज्यादा पसंद था। वो कौन था? वो अपर कैटेगरी के लोग थे, अपर क्लास के लोग थे। अब कहीं ना कहीं अब नॉवल को ये चीज समझ में आ गई थी कि भैया अगर मुझे मार्केट में चलना है तो मुझे कुछ चीजें बदलनी पड़ेंगी, कुछ नई चीजें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी, जिससे जो मेरा मिडिल क्लास वाले जो रीडर्स है वो भागे ना। तो इस वजह से अब यहाँ पे क्या क्या नया फॉर्म क्या लाया गया, जहां पे अब स्पिरिट ऑफ रियलिज्म, रियलिज्म मतलब क्या हो गया कि जहां पे अब कोई आलतू फालतू बात नहीं की जा रही थी, जो चीज एक्चुअल में है, जो चीज एक्चुअल में परफॉर्म की जाती, उन चीजों को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता। जो रोमांसेस थे, रोमांस जो इंक्लूड किया जाता, प्यार मोहब्बत इंक्लूड किया, ये सारी जो चीजें थी, ये सारी चीजें क्या की गई? अब हटा दी गई। ठीक है। अब इसमें एंथियाज्म, पैशन और रोमांस जैसी चीजें हटा दी गई। अब इंग्लैंड की बात करता है, अब इंग्लैंड ईयर 1740 की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे गलत है, इंग्लैंड 1740 है। ठीक है। ठीक है। अब इंग्लैंड में जो नॉवल था वो एक लिटरेरी फॉर्म कभी आया? 1740 में आया। अब 1740 में अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी मैंने बताया 18th सेंचुरी चल रहा है, जहां पे एज ऑफ रेनेसांस चल रहा है, कि जहां पे हर एक चीज एक नई तरीके से क्या हो रही थी? शुरू होते हुए दिखाई दे रही थी। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अब उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पे आया था। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है? देखो जहां पर अब क्या की जा रही थी, अब जो कपड़े थे, ठीक है, जो सामान था, अब वो हाथों से नहीं बनाया जाता, अब वो मशीनों के माध्यम से बनाए जा रहे थे। जैसे जहां पर एक बंदा एक कपड़ा 1 घंटे में बनाता था, वही मशीन एक कपड़ा 1 घंटे में 10-15 बना देता था। तो यहाँ पे अब प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था, तो ट्रेड भी ज्यादा हो रहा था और इनकम भी अच्छी खासी आ रही थी। इस वजह से अब जो मिडिल क्लास जो लोग थे, अब उनमें क्या हो रहा था, उनकी जो गिनती थी वो बढ़ती जा रही थी और वो अपर क्या बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से ट्रेड ऑन कॉमर्स की वजह से और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से वो बढ़ रहे थे। और यहाँ पे अब जो लोग थे वो एक स्टैंडर्ड जो लाइफ था, एक जो इलाइट स्टेटस था, वो क्या आप ऑक्यूपाई कर पा रहे थे। अब यहाँ पे तब तक नॉवल ने अपने अंदर बहुत ज्यादा चेंज कर लिया था। अब ये जो रियलिस्टिक पिक्चर्स थी लाइफ की, ठीक है, लोगों की, जो नॉवल में इंक्लूड की जा रही थी, वो बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा था आपके क्या जो एजुकेटेड क्लास था सोसाइटी का, उनके द्वारा। और नॉवल अब एक रेस्पेक्टेबल मटेरियल क्या देखा जा रहा था, उसको आलतू फालतू चीज समझ में नहीं जा रही थी। क्यों नहीं समझी जा रही थी? रीजन क्या था? क्योंकि अब जो नॉवल था वो मिडिल और लोअर क्लास के लिए इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा था, जहां पे उनके जो बिलोंगिंग्स से, उनके जो हक थे, उनके जो राइट्स थे, उसके बारे में क्या बात किया जा रहा था। और धीरे धीरे इन्हीं चीजों की वजह से अब जो लोग थे, ड्रामा, पोइट्री या फिर बाकी सारा जो लिटरेचर का फॉर्म था, अब उसे पढ़ना कम कर दे रहे थे। अब यहाँ पे जो नॉवल ऐसा क्या था, नॉवल में अगर बात करूं, ये कॉम्बो था किसका? ड्रामा का, पोइट्री का, और कई सारी और भी चीजें थी जो यहाँ पे इंक्लूड की जा रही थी। अब इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें आपके पॉलिटिक्स, सोशल, कल्चरल हैपनिंग, साइंटिफिक हैपनिंग,
मतलब जो साइंटिफिकली जो नए नए रिसर्च की जा रही है, जो कल्चर में जो नए नए बदलाव आ रहे थे, उन सभी चीजों के बारे में इंक्लूड किया जा रहा था, जो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। इससे लोग इसे पढ़ना ज्यादा पसंद कर रहे थे और बाकी सारे लिटरेचर फॉर्म को उन्होंने हटा दिया था। अब 18th सेंचुरी के मेजर नॉवेलिस्ट कौन है उनको देख लेते हैं हम लोग। अब जब मैं 18th सेंचुरी के मेजर नॉवेलिस्ट को देखता हूं तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आता है, जॉन बनियान। 1678 में उन्होंने लिखा द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। फिर ओरोनोकू अप्रा पेन, ठीक है, 1688 में। फिर डैनियल डॉफे ने क्या लिखा, रॉबिन्सन क्रूजो, मारा फर्नांडिस। फिर जोनाथन स्विफ्ट का क्या था, गुलिवर्स ट्रैवल, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ मेजर नॉवेलिस्ट थे 18th सेंचुरी, नाम याद किया। जॉन बनियान, जॉन क्या पहनता, बनियान पहनता, कहाँ पे, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस पे। एप्रा बेन आके क्या बोलती, ओरोनोको, ठीक है। डैनियल डॉफे ने क्या लिखा, रॉबिन्सन क्रूजो। और जोनाथन स्विफ्ट क्या करते, गुलिवर ट्रैवल करते, क्या करते, गुलिवर ट्रैवल करते। समझ में आ गया। अब मेजर अदर नॉवेलिस्ट ऑफ 18th सेंचुरी। अब मेजर और बड़े बड़े नॉवेलिस्ट कौन थे 18th सेंचुरी के, सबसे पहले सैमुअल रिचर्डसन आ जाते हैं, हेनरी फील्डिंग आते, लॉरेंस टर्न आ जाते, टोबियास स्मॉलेट यहाँ पे हमें देखने मिल जाते हैं। फिर वहीं कुछ स्टालवर्ट नॉवेलिस्ट भी थे। स्टालवर्ट नॉवेलिस्ट मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे नॉवेलिस्ट जो क्या थे, जो एकदम कट्टर नॉवेलिस्ट ही थे। वो नॉवल के अलावा और कुछ लिखा नहीं करते थे, वो सिर्फ नॉवल ही लिखा करते थे। जैसे अगर मैं बात करूं, चार्ल्स डिकन्स हो गया, वॉल्टर स्कॉट हो गया, नाथानियल हॉथर्न हो गए, हॉरेस वॉलपोल हो गया, थॉमस हार्डी हो गया, विल्की कॉलिंस और एच.जी. वेल्स हो गए। ये सभी क्या थे, आपके स्टालवर्ट नॉवेलिस्ट थे, समझे। अब मेजर नॉवेलिस्ट जो 20th सेंचुरी के थे वो कौन थे, ई.एम. फोस्टर, जेम्स जॉयस, जोसेफ कॉनरेड, हेनरी जेम्स, जॉर्ज ऑरवेल, ग्राहम ग्रेंट, डी.एच. लॉरेंस, विलियम गोल्डिंग, एंथनी बर्गेस। अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो सारे के सारे जो नॉवेलिस्ट के नाम मैंने दिए, ये आपको पूरे रट्टे नहीं मारने, पूरा का पूरा रट्टा मत मारो, 2 से 3 बार रीड करो, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और पीवाईक्यूज कर लो, बस इतना कर लिया तो चीज आपकी हो जाएंगी, ठीक है। अब इनको मेजर नॉवेलिस्ट क्यों माना जाता था, क्यों, क्योंकि मॉडर्न टॉपिक्स के बारे में लिखा करते थे, बात क्या करते थे। इनका जो लिखने का अंदाज था बहुत ही ज्यादा अलग था, और ये हमेशा आपके पॉलिटिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल और जो बाकी मॉडर्न इश्यूज थे उसके बारे में क्या कहते थे, बात किया करते थे। समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ इमाइग्रेंट ऑथर्स के बारे में बात करें। सो व्हाट डू यू मीन बाय इमाइग्रेंट ऑथर्स, व्हेनेवर आई टॉक अबाउट द इमाइग्रेंट ऑथर्स, तो इमाइग्रेंट ऑथर्स आर द काइंड ऑफ ऑथर्स जो अपने ही देश में रहे और अपने ही देश में रहकर उन्होंने क्या किया, बहुत नाम कमाया, बहुत इज्जत कमाई। जैसे सलमान रुश्दी जो इंडिया से, फिर इंडिया में रह गए, नॉवल की दुनिया में बहुत नाम कमाया। फिर वी.एस. नैपोल ट्रिनिडैड से, फिर काजुओ इशिगुरा जो जापान से थे। ये कभी अपने देश को छोड़ के नहीं गए और अपने ही देश में रहकर उन्होंने क्या बहुत अच्छा नाम क्या कमाया। फिर अब बात करेंगे यहाँ पे, अब जो कंट्रीब्यूशन था वुमेन नॉवेलिस्ट का वो देख लेते हैं। एवेलिना जो किसने लिखा था, फ्रांसिस बर्नी ने लिखा था। गॉथिक नॉवल जो किसने लिखा, एन रेडक्लिफ ने लिखा था। फ्रैंक सिंह जो नॉवल साइंस पे बेस्ड वो किसने लिखा था, मैरी शेले ने लिखा था। वहीं जैन ऑस्टिन की बात करूं, जैन ऑस्टिन क्या कर रहा था, आपका ये क्या लोगों का जो माइंड था उस पर रूल कर रहा था नॉवेल्स के थ्रू। फिर ब्रॉन्टे सिस्टर एमिली और चार्लोट ने क्या लिखा, द वदरिंग हाइट्स और जैन ईआर लिखा। फिर वहीं पे मैरी एन इवेंस अलियास जॉर्ज एलियट, ये एक साइकोलॉजिकल नॉवेल थी। फिर वर्जीना वुल्फ, ये क्या थी, पायनियर मतलब फाउंडर थी कॉन्शियसनेस टेक्निक जो थी नॉवेल लिखने की उसकी। अगाथा क्रिस्टी, ये एक नॉवेल थी जो क्राइम पे बेस्ड थी, समझे। फिर अब इंडियन सिनेरियो की बात करें कि इंडिया में नॉवेल का क्या सिचुएशन था, इंडिया में नॉवेल कैसे पसंद कर रहे थे लोग, वो देखेंगे हम लोग, चलो ठीक है। अब इंडिया के सबसे पहले की नॉवेल की अगर मैं बात करूं तो इंडिया का सबसे पहले नॉवेल का नाम क्या था, राजमोहन स्वाइफ। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, ठीक है। जो किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, और आगे चलकर इस पे सीरियलाइज भी किया गया था द इंडियन फील्ड नाम से। अब जब इंडिया में नॉवेल का ये जब ट्रेंड चालू हुआ तो वहां पे इंडिया क्या था, अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे अंग्रेज जो थे शासन क्या कर रहे थे, इस वजह से उस टाइम पे जो नॉवेल्स थे वो आपकी नेशनलिस्टिक यानी यहाँ पे देशभक्ति वाली बात क्या करते थे, और साथ ही साथ जो सोशल इश्यूज था, जो सोशल कल्चरल इश्यूज था उसके बारे में नॉवेल क्या हुआ करता था। अब इंडिया के अगर मेजर ट्राइब की बात करूं तो यहाँ पे 3 मेजर ट्राइब, मुल्कराज आनंद, आर.के. नारायण और राजा राव, ये 3 जोड़ी सबसे अच्छी जोड़ी थी, ठीक है। अब कुछ लोग भी थे जिन्होंने क्या नॉवेल्स को मॉडिफाई किया, रेवोल्यूशन किया, जिसमें अनीता देसाई आ जाती है, नयनतारा सहगल आ जाते हैं, अरुण जोशी और मनोहर मालगुनकर के आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कुछ जो न्यू फीचर्स जो ऐड किए गए थे इंडियन नॉवल में, कौन थे, कौन किन्होंने किया था, अमिताभ घोष, विक्रम शेठ और उपन्यु चैटर्जी ने क्या किया गया था। अब कुछ नॉवेलिस्ट ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था नॉवेल की दुनिया में, जैसे सलमान रुश्दी, अभी नाम पड़ा, अरविंद अडिगा, अरुंधति रॉय, किरण देसाई और किरण नागरकर, समझे। अब यहाँ पे हम कुछ टर्म्स पढ़ने वाले, कुछ चीजें पढ़ने वाले, चलो वो देखते हैं।
सबसे पहली चीज, ये जो वर्ड नॉवेल है, ये वर्ड नॉवेल ओरिजिनेट हुआ है आपके इटालियन वर्ड नॉवेल से, ठीक है, जिसका मतलब वही होता है एक नरेटिव, एक स्टोरी जो प्रोज के फॉर्म में दी जा रही है, ठीक है। कुछ फेमस नॉवेलाज है जैसा हार्ट ऑफ डार्कनेस, किसने, जोसेफ कॉन्ड्रे ने लिखा। द टर्न ऑफ द स्क्रू, किसने लिखा, हेनरी जेम्स ने लिखा। फिर बिली बर्ड, किसने लिखा, हरमैन मेलविल ने लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर नॉवेल की दुनिया में अगर मैं बात करूँ, टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं। कितने, टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक एक कर। थीम, थीम मतलब क्या होता है, थीम मतलब ऐसी थीम मतलब जिस पे नॉवल बेस्ड हो, जो भी टॉपिक पे, जो भी कहानी पे नॉवल बेस्ड होती है, उसको हम लोग थीम बोलते हैं। प्लॉट मतलब क्या होता है, ट्विस्ट, जो ट्विस्ट आती है कहानी में उसको हम लोग प्लॉट बोलते हैं। अगर एक ट्विस्ट आ रहा है तो उसको सिंपल प्लॉट बोलेंगे, एक से ज्यादा ट्विस्ट आ रहा है तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लॉट यहाँ पे क्या कहते हैं। ट्विस्ट मतलब क्या होता है, जैसे आपने हीरो हीरोइन को देखा होगा, मस्त घूम रहे घाम रहे, फिर तभी एक विलन की एंट्री हो जाती है, जो शादी जो दोनों की जिंदगी तबाह करने के पीछे पड़ा, तो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, तो इसी ट्विस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लॉट क्या बोलते हैं। कैरेक्टर मतलब क्या होता है, जो भी कहानी में जो रोल्स होते हैं, ठीक है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, जब हीरो और विलन के बीच में जिस चीज को लेकर लड़ाई होती है या फिर झगड़ा होता है, उसी चीज को हम लोग कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। लैंग्वेज और स्टाइल मतलब क्या होता है, जो भी भाषा या फिर जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं क्या, कहानी को बताने के लिए या फिर नरेट करने के लिए, उसी को हम लोग लैंग्वेज स्टाइल क्या कहते हैं। डन। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ नॉवल पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज रियलिस्टिक नॉवल। रियलिस्टिक नॉवल एक ऐसा नॉवल होता है जहां पे रियल चीजें बात की जाती है, जो चीज रियल में एक्चुअल पॉसिबल है, जो सच में हो सकती है, उन्हीं चीजों के बारे में बात किया, उसको हम लोग रियलिस्टिक नॉवल बोलते हैं। फिर पिकारेस्टिक नॉवल। पिकारेस्टिक नॉवल एक ऐसी नॉवल होती है जहां पे जो एक हीरो होता है, उस हीरो की पूरी एडवेंचर के बारे में बताया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिकारेस्टिक नॉवल क्या कहते हैं, ठीक है। फिर हिस्टोरिकल नॉवल एक ऐसी नॉवल होती है जहां पे इतिहास के बारे में बात किया है, तो उसको हम लोग हिस्टोरिकल नॉवल बोलेंगे। फिर एपिस्टोलरी नॉवल, ये एपिस्टोलरी नॉवल मतलब एक ऐसी नॉवल होती है जहां पे जो कहानी होती है, एक जो नरेटर होता है वो लेटर के थ्रू क्या कहानी में बताता रहता है, लेटर के थ्रू कहानी क्या बताता रहता है आपकी स्टोरी में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिस्टोलरी नॉवल बोलते हैं। अपने कुछ कुछ होता है, अंजलि तुम नहीं समझोगी, तो ये वाला देखा होगा, तो वो एपिस्टोलरी नॉवल काइंड ऑफ था, ठीक है। फिर गॉथिक नॉवल। गॉथिक नॉवल एक ऐसा नॉवल होता है जहां पर टेरर, मिस्ट्री, हॉरर, सुपरनैचुरल पावर, इस तरह की चीजें होती है, इसको हम लोग गॉथिक नॉवल क्या कहते हैं। जैसे ब्रह्मास्त्र आपने देखा होगा, ठीक है। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, जब कभी भी जो नॉवलिस्ट होता है जब खुद के बारे में क्या खुद की कहानी जब लिखता है, तो उसको हम लोग ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल बोलते हैं। फिर साइकोलॉजिकल नॉवल, ये एक ऐसा नॉवल होता है जो एक आपके जो प्रोटैगनिस्ट होता है, जो उसके अंदर जो प्रॉब्लम चल रही, जो इश्यूज चल रही, उसके बारे में होता है, तो उसको हम लोग साइकोलॉजिकल नॉवल बोलते हैं। जैसे अपरिचित आपने देखा होगा। फिर एल्गोलॉजिकल नॉवल, ये एक ऐसा नॉवल होता है जिसमें एक से ज्यादा कहानी जो होती है वो एक से ज्यादा मीनिंग बताती होती है, तो उसको हम लोग एल्गोरिकल नॉवल बोलते हैं। यूटोपियन नॉवल और डायस्टोपियन नॉवल क्या होता है, यूटोपिया एक इमेजिनरी कम्युनिटी होती है जो एक आपके सोसाइटी में क्या एक आइडियल क्वालिटी क्या पोजेस करती होती है, ठीक है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये जो टर्म है, ये टर्म विलियम जेम्स द्वारा का कॉइन किया गया था। इसका मतलब क्या होता है, जब कभी भी जो कहानी होती है वो थॉट्स के फ्लो में क्या फ्लो होती है, उसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। बिल्डिंग्स नॉवल मतलब क्या होता है, जब कभी भी जो भी नॉवल क्या करता है, एक प्रोटोगोनिस्ट की पूरी ग्रोथ को दिखाता है कि कैसे वो छोटे से बड़ा बना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्डिंग्स नॉवल क्या कहेंगे, समझे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने पहला का नॉवल जो है पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। होप सो यहाँ पे पूरी चीज आपको समझूंगी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले नॉवल की तरफ। चलिए, अब अगला नॉवल क्या हमारा, टू सर्व विथ लव। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट मैं चीज आपकी कंप्लीट करूंगा जिससे आपकी चीजें आराम से फटाफट हो जाए। क्या बात है भाई, फुल स्क्रीन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे, सेटिंग्स में देखो, नहीं है, चलो कोई नहीं, ठीक है। अब टू सर विथ लव, ये कहानी है आपके एक ई आर ब्रेथवेथ की, जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, ठीक है। इस कहानी में कैरेक्टर की अगर बात करूं तो ई आर ब्रेथवेथ है, गिलियन ब्लांचेट है, मिस डेल इवेंस है, डेन्हम है, और पामेला और मिस्टर फ्लोरियन, ठीक है। अब टू सर विथ लव एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है जो किसने लिखी, ई आर ब्रेथवेथ ने लिखी। अब ई आर ब्रेथवेथ क्या थे, एक नॉवलिस्ट थे जो नॉवल लिखा करते थे, एक डिप्लोमैट थे जो अपने देशभक्त थे, ठीक है, जिन्होंने गवर्नमेंट सर्विसेज में काम भी किया, रॉयल एयरफोर्स में, एक इंजीनियर थे और साथ ही साथ एक टीचर भी थे। तो आज यहाँ पे हम उनकी टीचर की जो लाइफ थी उसके बारे में हम लोग क्या देखने वाले। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं
अब जो हमारे ईआर बच्चे थे, ईआर बच्चे थोड़े से सावले थे, जिसकी वजह से उनको क्या सावले रंग का क्या बहुत ज्यादा क्या सुनना पड़ता था। जैसे जब वो बस में जाया करते थे वहां पे उनको प्रॉब्लम होती थी, रेस्टोरेंट में जाते थे वहां पे भी लोग उनको क्या करते थे, सुनाते थे। साथ ही साथ जब वो घर ढूंढने जाते थे अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जब घर ढूंढने जाते थे तभी इनके क्या इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। साथ ही साथ जब वो जॉब इंटरव्यूज के लिए आते थे तो वहां पे भी उनको रिजेक्ट कर दिया जाता। और ग्रीन स्लेट स्कूल में जब गए तो वहां पे भी उनको बच्चे बहुत ज्यादा बुली करते थे उनके सावले रंग के वजह से। अब यहाँ पे पूरी जो चीज पढ़ने वाले हम ग्रीन स्लेट स्कूल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान सुनिएगा, ठीक है। अब ब्रेथवेट की बात करते हैं। ब्रेथवेट की अगर मैं बात करूं तो ब्रेथवेट का बैकग्राउंड क्या है। ब्रेथवेट अपने आप को क्या मानता था, आप अपने आप को एक ब्रिटिश सिटीजन माना करता था, जिसने क्या ब्रिटेन में रॉयल एयरफोर्स में क्या सर्व भी किया था। जब वो रॉयल एयरफोर्स में हुआ करता था लोग उसको बहुत ज्यादा इज्जत देते थे, मान सम्मान क्या दिया करते थे। लेकिन जिस दिन उसकी जॉब छूटी तो लोगों ने उसको क्या आउटसाइडर क्या कंसिडर करना शुरू कर दिया था। अब ब्रेथवेट का जो एक्सपीरियंस था, जो एजुकेशन था, वो किसी भी का काम का आ रहा नहीं था। क्यों नहीं काम करता, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब कभी भी वो रॉयल एयरफोर्स से निकल गया, जब वो जॉब ढूंढने जाते थे लोग उनको रिजेक्ट कर देते। रीजन क्या था, रीजन ये था कि वो सावले रंग के थे, ठीक है, और लोग उनको जॉब पे रखना नहीं चाहते, तो इसलिए वो अलग अलग बहाना मारते थे, जैसे कि वो जॉब के लिए बहुत ज्यादा ओवर क्वालिफाइड है, या फिर जॉब के लिए ठीक नहीं है, ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं जॉब में उनको अच्छा मतलब जॉब में अगर मैं बात करूं जॉब ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है, ऐसे ऐसे बहाने क्या मारा करते थे। समझ में आ गया। अब कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सुनने के बाद, देखने के बाद, कहीं ना कहीं इया विचवत का जो माइंडसेट था वो चेंज हो गया था। अब उन्होंने सोच लिया था कि अब जो मेरे साथ जो जैसा करेगा मैं उसके साथ वैसा ही करूंगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब ग्रीन स्लेट स्कूल की बात करूं, ग्रीन स्लेट स्कूल एक ऐसा स्कूल था जितने भी छठे बदमाश बच्चे थे, जिन्हें दुनिया की जितनी भी स्कूल से निकाला गया था, उन सभी को ग्रीन स्लेट स्कूल में क्या डाल दिया गया था। अब ईआर बेतेत हमेशा बच्चों को क्या करते थे, ईआर बेतेत जब स्कूल में गए तो वहां पे जो बच्चे थे बहुत ही ज्यादा उनको परेशान किया करते थे, उनको बुली क्या किया करते थे। समझ में आ गया। और जब उनकी शुरुआती के दिन थे तो वहां पे उनका जो पढ़ाने का जो तरीका था, उस तरीके की वजह से तरीका तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो बच्चे थे वो हमेशा उनको क्या करते थे, शर्मिंदा महसूस करवाते थे, कुछ उल्टी सीधी क्या बात करके और रफली बिहेव किया करते थे। अब ईआर ब्रेथवेट अपने स्टूडेंट्स को मानते क्या था। अब एक इंसान उसकी जिंदगी में जब इतना कुछ होएगा, और जब एक टीचर एज ए टीचर भी जा रहा है किसी जगह पढ़ाने के लिए और वहां पे भी उसके साथ यही चीजें हो रही है, तो क्या मानेगा कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है, बहुत ही ज्यादा छठे बदमाश है, उनको बात करने का तरीका नहीं, ढंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो बच्चे थे ईआर ब्रेथवेट को पहले दिन से ही बहुत ज्यादा परेशान करते थे। जब लेक्चर्स के दौरान क्या करते थे, डेस्क को जोर जोर से बजाया करते थे, गलत भाषा का प्रयोग किया करते थे और हमेशा उसको बुली किया करते थे। और जो लड़कियां थी, लड़कियां भी हरास करती थी सर को। लेकिन जब लड़कियां हरास की तो या बेहतर को गुस्सा आया, उन्होंने उनको डांट लगाई। क्यों डांट लगाई, क्योंकि एक लेडी को जिस तरीके से बिहेव करना चाहिए वो उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहे थे। साथ ही साथ क्लास के जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसको भी वो फॉलो नहीं कर रहे थे। समझ में आ गया। अब जो बच्चे थे ईया बेहतर को क्या कंसीडर करते थे, अब बच्चे थे जो ईया बेहतर को एज अ एरोगेंट आउटसाइडर कंसीडर किया करते थे, एक खड़ूस बदमाश कंसीडर किया करते थे। साथ ही साथ एक ऐसा बंदा जिसे सोशल एनवायरनमेंट में कैसे रहा जाता है, कैसे रहना चाहिए, उसका क्या था, अक्ल विक्कल नहीं था, उसको रह सहन करने का तरीका नहीं था। समझा, ऐसा क्या कंसीडर किया करते थे। अब जो ईया बेतुत को समझ में आ गया था कि जो मेरा गुस्सा है, मेरा जो भड़कना है, वो कभी भी बच्चों का दिल जीत नहीं पाएगा और बच्चों और मेरे बीच में कभी रिलेशन सही नहीं हो पाएंगे। इस वजह से वो डिसाइड करते कि मुझे अब मेरा जो टीचिंग स्टाइल है, बच्चों को जो हैंडल करने का जो तरीका है, उसमें चेंजेस क्या लाने चाहिए। जहां पे वो डिसाइड करते कि वो बच्चों से एज अ अडल्ट क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे और उनको इज्जत देंगे, ठीक है। जहां पे वो हर एक लड़की के नाम के आगे मिस लगाया करते थे। और जो भी उनकी क्यों क्यों मिस लगाते थे, क्योंकि रीजन क्या था, क्योंकि जो बच्चे थे उनको क्या सर क्या बुलाया करते थे। अब इनका बच्चों का कल्चरल एक्सपोजर बढ़ाने के लिए अब यहाँ पे जो ईआर रहते थे उन बच्चों को कहाँ पे लेके जाते, फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाया करते थे, एक्सकर्शंस पे लेके जाया करते थे, म्यूजियम्स पे लेके जाया करते थे, थिएटर्स पे लेके जाया करते थे। क्या अकेले जाते थे? नहीं, अकेले नहीं जाते थे। किसके साथ लेके जाते थे? एक फीमेल टीचर थी जिसका नाम था गिलियन ब्लांचार्ड, उनके साथ लेकर जाया करते थे। और गिलियन ब्लांचार्ड और के पीछे समझ सकते हो, समझदार हो, ठीक है। अब आगे सिनॉप्सिस देख लेते हैं। सिनॉप्सिस क्या है, बेसिकली यहाँ पे पूरा का पूरा
जो कहानी है उसका हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, उसका हम एक बोलते हैं ना ये क्या एक समरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समरी पढ़ने से अच्छा मैं डायरेक्टली यही पढ़ा देता हूँ, बात इजी होगा, वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रीन स्लॉट, अब यहाँ पे अब तक हमने जो पढ़ा वो हमने बैकग्राउंड पढ़ा है कि ई आर रेतत कौन थे, क्या थे, स्कूल क्या था, ये सारी चीजें पढ़ी जिससे हमें कहानी समझने में इजी हो जाता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब 15 नवंबर का दिन था। अब ग्रीन स्लेट स्कूल में हाफ ईयरली रिपोर्ट क्या बच्चे क्या प्रेजेंट करते थे कि ईस्टर के आने के बाद से उन्होंने स्कूल में क्या क्या चीजें पढ़ी, ये चीज वो क्या सभी के सामने आकर क्या बता देते। ठीक है, अब ई आर रेतत बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि पूरा का पूरा जो प्रोग्राम था वो बच्चों ने ही अरेंज किया था, बच्चों द्वारा ही प्रेजेंट किया जाने वाला था। जो टास्क थे वो हर एक बच्चों को अलोकेट किए गए थे उनके स्किल के द्वारा और उनके टैलेंट पे बेस। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जैसे कॉन्फ्रेंस हॉल होती है, उस कॉन्फ्रेंस में कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले कैसा खुशफुसाहट चलती रहती, वैसे सब लोग क्या आपस में बातचीत कर रहे थे और अरेंजमेंट क्या कर रहे थे। अब उस दिन स्कूल में कोई भी असेंबली नहीं थी, कोई भी प्रेयर नहीं था। जो बच्चे थे सभी बहुत ही स्मार्टली ड्रेस्ड होके तैयार होके क्या आ रहे थे, स्कूल के अंदर अराइव हो रहे थे। ठीक है, ठीक 10 बजे बेल बजी, सभी लोग क्या ऑडिटोरियम में क्या गए और एक साथ क्या टू सिट टुगेदर इन द क्लासरूम, इनटू द ऑडिटोरियम टू सिट टुगेदर इन द क्लासरूम। अब यहाँ पे सभी बच्चे के ऑडिटोरियम में क्या चले गए। ठीक है, फिर उसके बाद मिस जोसेफ और डेनम। अब मिस जोसेफ और डेनम कौन थे, मिस जोसेफ और डेनम दोनों ही ई आर रेतत के स्टूडेंट थे। आपने देखा होगा जो सीनियर मोस्ट क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या आते हैं, वो आपका पूरा प्रोग्राम क्या होस्ट करते हैं। उसी तरीके से ई आर रेतत की क्लास सीनियर मोस्ट क्लास थी, इस वजह से उनकी क्लास में से दो बच्चे, एक का नाम मिस जोसेफ था और एक डेनम, दोनों ही क्या है आपके एंकरिंग करने के लिए। अब जोसेफ के नाम के आगे मिस क्यों लगा, रीजन क्या था, जोसेफ एक लड़की थी और यहाँ पे ई आर रेतत ने, हमने बैकग्राउंड में पढ़ा ना, ई आर रेतत ने एक रूल बनाया कि जितने भी उनके क्लास में लड़कियां उनके नाम के आगे वो क्या लगाएंगे, मिस लगाएंगे। ठीक है, अब मिस जोसेफ और डेनम दोनों ही सीनियर मोस्ट स्टूडेंट थे। ठीक है, दोनों ही स्टेज पे बैठे, एक तरफ मिस जोसेफ बैठी, एक तरफ मिस्टर डेनम बैठे और बीच में कौन बैठे, मिस्टर फ्लोरियन बैठे। अब ये मिस्टर फ्लोरियन कौन थे, मिस्टर फ्लोरियन ग्रीन स्लेट स्कूल के हेडमास्टर थे। क्या हो गया, हेडमास्टर। अब दोनों के बीच में से मिस्टर फ्लोरियन उठे और उठकर उन्होंने क्या किया, स्कूल को एड्रेस करना क्या चालू किया। जैसे ही उन्होंने स्कूल के बारे में बताना चालू किया तो जितनी भी ऑडियंस बैठी थी सब क्या हो गए, शांत हो गए। ठीक है, अब वो बात क्या कर रहे थे, वो स्कूल की एम्स और पॉलिसी के बारे में बात कर रहे थे। अब कैसे हर एक जो बच्चा है स्कूल को की जो एम्स और पॉलिसी उसको अचीव करने में हेल्प कर सकता है, उसके कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकता है, इसके बारे में बात कर रहे थे। साथ ही साथ जहां भी जरूरी था वहां पे उन्होंने क्या किया, बच्चों को प्रेस किया और प्रेस किया, और साथ ही साथ जहां पे जरूरी था वहां पे उन्होंने बताया कि अभी भी स्कूल को बहुत सारी चीजों में क्या काम करना बाकी है, जैसे जनरल इंप्लीमेंट करना है, किस पे, क्लीनिनेस पे, कोड ऑफ कंडक्ट पे, नॉलेज शेयरिंग पे। ठीक है, जब ये चीज ऑडियंस में बैठे हुए ई आर रेतत ने सुना तो ई आर रेतत को रियलाइज हुआ कि आपकी जो मिस्टर फ्लोरियन है, मिस्टर फ्लोरियन को अच्छे से पता है कि स्कूल की एक्चुअल कंडीशन है क्या। ठीक है, जो मिस जोसेफ है, मिस जोसेफ खड़ी होती है और खड़ी होके पूरी जो एक्टिविटी दिन भर में होने वाली उसका एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वो यहाँ पे क्या प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, जहां पे वो कहती है कि जो हर एक जो क्लास है वो क्या करेगा, वो आप हर एक क्लास से एक बंदा आएगा जो एक सब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेटिव होगा और उन्होंने कि उनकी क्लास में क्या क्या चीज सीखी है उस चीज के बारे में क्या बताया जाएगा। ठीक है, हर एक क्लास से हर एक सब्जेक्ट के एक रिप्रेजेंटेटिव चूज किया गया था। ठीक है, सभी क्लासेस आएंगी, जैसे ही सब क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ पे टीचर का पैनल क्या इनवाइट किया जाएगा। अब टीचर के पैनल में कौन होगा, कितने होंगे, ये किसी को भी आइडिया नहीं था। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा जो प्रोग्राम था वो बच्चों द्वारा ही क्या किया गया था, समझ में आ गया, पूरा अरेंज किया गया था। अब जो रिपोर्ट होती है वो स्टार्ट होती है, किससे स्टार्ट होती है, स्कूल की जो सबसे छोटी क्लास होती है, लोएस्ट क्लास होती है, उससे क्या स्टार्ट होती है, जो कि 12 साल के बच्चे होते हैं, जिन्होंने स्कूल जो है पिछली गर्मियों में ही क्या ज्वाइन किया रहता है। अब उनमें से बहुत सारे शर्माते हुए रहते हैं, बहुत सारे घबराते हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से क्या अपना रिपोर्ट सबमिट किया था। हालांकि बहुत ज्यादा घबरा रहे थे तो रिपोर्ट छोटी थी लेकिन अच्छे से मैनेज किया था। ठीक है, अब जो रिपोर्ट था, रिपोर्ट का मेन मोटिव क्या था, रिपोर्ट का मेन मोटिव ये नहीं था कि टीचर्स ने उनको क्या सिखाया ये जानना, रिपोर्ट का मेन मोटिव ये था कि बच्चों ने क्या सीखा है आपके स्कूल में ये जानना, रिपोर्ट का मेन मोटिव था। अब एक के बाद एक क्लास आई, अब जैसे ही एक के बाद एक क्लास आई तो अब यहाँ पे अब सीनियर मोस्ट क्लास जो कि ई आर रेतत की थी, अब ई आर रेतत की क्लास का टर्न आ गया।
ठीक है। जैसे ही अब ईआर ब्रेथवेट का क्लास का टर्न आया तो डेनम उठे। डेनम ने क्या किया, उनकी क्लास के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन सभी को क्या सब्जेक्ट वाइज बुलाया। जैसे पॉटर अरिथमेटिक्स, पियानो नेचर स्टडी, मिस पेग और जैक्सन ज्योग्राफी, मिस डेर ऑफ फॉर्मन फिजियोलॉजी, मिस डॉट हिस्ट्री, डेनम पीटी और गेम्स के बारे में, मिस जोसेफ डोमेस्टिक साइंस के बारे में बात क्या करेंगे। अब ब्रेथवेट को जब ये नाम सुने तो ब्रेथवेट को बहुत ज्यादा खुशी हुई। खुशी इस चीज की नहीं हुई कि उनके बच्चे रिपोर्ट सबमिट करने आए, खुशी इस चीज की भी थी कि डेनम ने जितनी भी लड़कियों का नाम लिया उन सभी लड़कियों के नाम के आगे क्या लगाया, मिस लगाया। क्या लगाया, मिस लगाया। तो जो कहीं ना कहीं ईया ब्रेथवेट को ये चीज समझ में आ रही थी कि उनके बच्चों ने उनकी जो टीचिंग्स को किस तरीके से अडेप्ट किया है। समझ में आ गया। अब जैसे जैसे उनके नाम बुलाए गए तो सभी बच्चे क्या है, स्टेज पर आए और स्टेज पर आके उन्होंने क्या अपनी सीट क्या ले ली। मिस जोसेफ उठी और उन्होंने शॉर्ट एड्रेस दिया अपने प्रेजेंटेशन को लेकर, जहां पर वो कहने लगी कि हमारे जितने भी रिपोर्ट्स है, हमने जितनी भी चीजें सीखी है, वहां पे हमारा जो मेन थीम है वो ब्रदरहुड है, मैनकाइंड है। ठीक है, जहां पे भाईचारा ये हमारा मेन मोटिव है, जो हमने चीजें सीखी है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं they had been learning through each subject how all mankind was interdependent in spite of geographical location and differences in color, races and creeds। यहाँ पे वो सभी क्या कहने लगी, ये ये सभी बताने लगे, ये जो बच्ची थी जो मिस जोसेफ, इसने बताया कि हमने जितने भी सब्जेक्ट पढ़े उन सब्जेक्ट में हमने ये चीज सीखी है, कैसे जो मैनकाइंड है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है। हालांकि जो जोग्राफिकल लोकेशन और जो डिफरेंसेस है कलर को लेकर, रेस को लेकर, क्रीड्स को लेकर वो अलग है, फिर भी जो भाईचारा है वो हमेशा हमारी पूरी दुनिया में मेंटेन है। तो अब वो किसको बुलाती है, पॉटर को बुलाती है। पॉटर आता है, पॉटर आके आपके वेट्स और मेजर्स के बारे में बात करने लगता है, उनके रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगता है। वो जहां पे बताता है कि कहीं पे किलोग्राम बुलाया जाता है तो कहीं पे पाउंड बुलाया जाता है, कहीं पे मीटर जोड़ा जाता है तो कहीं पे फुट जोड़ा जाता है। इन सभी चीजों के अलावा भी हमने एक दूसरे से, पूरी दुनिया ने एक दूसरे से इतना कॉपरेट किया है कि उन्होंने इसका भी सोल्यूशन लगा लिया कि 1 किलोग्राम मतलब कितना पाउंड होता है, 1 पाउंड मतलब कितना किलोग्राम होता है, 1 फुट मतलब कितना मीटर होता है, 1 मीटर मतलब कितना फुट होता है। इसका कन्वर्जन निकाल दिया कि अगर कोई बंदा 1 मीटर भी चूज करेगा या फिर 1 फुट भी बोलेगा तो भी जो कैलकुलेशन है वो इजिली कर सकते। तो ये एक चीज हमें क्या, हमारा जो भाईचारा ब्रदरहुड क्या सिखाता है। फिर सेपियाना है, सेपियाना नेचर स्टडी के बारे में बात करने लगे, स्टडी ऑफ पेस्ट के बारे में बात करने लगे, स्पेशली ब्लैक रॉट जो वीड्स पे पड़ती है, बॉल वेविल जो कॉटन पे पड़ती है, और जो कोलोराडो बेटल थी जो पोटैटोस पे पड़ती है, उनके बारे में बात करें। जहां पे उन्होंने बताया कि कैसे बहुत सारी कंट्रीज है अपने सभी की एक दूसरे की जो नॉलेज को लेकर उन्होंने रिसर्च किया आपके एनिमल्स के बिहेवियर पर, उनके ब्रीडिंग हैबिट्स पर, उनके माइग्रेशन पे, माइग्रेशन ऑफ पेस्ट के ऊपर। ठीक है, जहां पर उन्होंने कहीं ना कहीं इन सभी चीजों का जो नंबर था वो क्या कम किया अपने नॉलेज के बेसिस पर, और जो खेती है वो और भी अच्छे से क्या कंडक्ट की जा सके, इस पे क्या उन्होंने ध्यान दिया। फिर फर्नमैन आए। फर्नमैन बात किसके बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में बात की। और फर्नमैन का जो प्रेजेंटेशन था थोड़ा सा अलग था, क्यों, जैसे ही वो स्टेज पर आया तो उन्होंने इशारा किया तो वहां पे दो बच्चे आए, एक था वेल्श और एक एलिसन। वेल्श और एलिसन देखो, एक तरफ वेल्श था और एक एलिसन, और बीच में क्या था, एक स्केलेटन था, और जो स्केलेटन था एक रस्सी से क्या लटका हुआ था। तो एक रस्सी से लटका, तो जैसी हवा आई तो वो स्केलेटन गोल गोल घूमने लगा। आज जो गोल गोल घूमने लगा तो ऑडियंस में जितने भी लोग बैठे थे वो सभी जोर जोर से हंसने लगे ऐसे क्या हंसने लगे। लेकिन जैसे ही फर्नमैन ने क्या बोलना शुरू किया था, पूरा पूरा जो ऑडियंस था वो क्या हो गया, शांत हो गया। क्या हो गया, शांत हो गया। अब जब शांत हुआ तो वहां पे उसकी जो आवाज थी बहुत ज्यादा क्लियर थी, कट टू कट थी, और उसने पूछा, ये तो मुझे पता है कि ये जो स्केलेटन एक फीमेल का है, लेकिन मैं ये चीज अश्योरेंस के साथ नहीं कह सकता कि ये चाइनीज है, कि फ्रेंच है, कि जर्मन है, कि ग्रीक है, कि ब्राउन है, कि व्हाइट है। ठीक है, लास्ट में उसने अपने प्रेजेंटेशन में कंक्लूड किया कि भाई हम सभी लोग क्या एक है, हम सभी क्या एक है। हालांकि हमारी जो ट्रिमिंग्स है, ट्रिमिंग्स मतलब क्या हो गया, हमारी जो ये क्या बोलते हैं, हाँ, हमारी जो परवरिश है, ठीक है, वो भले अलग हो सकती है लेकिन हमारा जो ब्लूप्रिंट है वो सभी का सेम है। फिर मिस डेयर आई। मिस डेयर फिजियोलॉजी के बारे में बात करने लगी कि जहां पर वो ये बताने लगी कि कैसे हम पूरी जो ह्यूमैनिटी है वो सिकनेस और डिजीज के टर्म्स में क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, लेकिन हमने फिर भी ये जो सिकनेस और जो डिजीज है इसको ओवरकम किया हमारे नॉलेज के थ्रू। समझ में आ गया। फिर उसका मिस डॉट हिस्ट्री के बारे में बात करने लगी, जो रिफॉर्मेशन हुआ है, जो एक बोलते ना कि एक रिफॉर्म हुआ इंग्लैंड में, उसके बारे में बात क्या करने लगी। ठीक है, फिर डेनम आया पीटी और गेम्स के बारे में बात करने लगा। लेकिन डेनम की जो रिपोर्ट थी थोड़ी सी शॉकिंग थी। क्यों शॉकिंग थी, शॉकिंग इसलिए थी क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया था पीटी और गेम्स को, जहां पे उसने बताया
कि स्पेस की लिमिटेशन बहुत ज्यादा, और इसका जो असर है हमारे गेम्स और एक्टिविटीज पे बहुत ज्यादा क्या पड़ता है। जहां पे उसने ये कंप्लेन किया कि जो पीटी के लेक्चर्स होते हैं इल कंसीड होते हैं, पॉइंटलेस होते हैं, जो रूटीन होता है वो मोनोटोनस है, मतलब बहुत लिमिट कायम है, ठीक है, हफ्ते में 2 बार कुछ मतलब नहीं निकलता, तो 20 मिनट के लिए तो बिल्कुल मतलब नहीं निकलता, और इसका कुछ भी एडवांटेज है नहीं, ठीक है। जैसे ही डेनम ये चीज बोली, जितने भी लड़के थे ऑडियंस में सभी जोरों शोरों से चिल्लाने लगे, जहां पर ये चीज का संकेत था कि हाँ डेनम जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है। जब रिपोर्ट खत्म हुई तो डेनम ने क्या 2 बच्चों को बुलाया, ठीक है, रैंडमली ऑडियंस में से, और उनको बोला कि सारे टीचर्स का नाम लिखा, और नाम लिखवा के अब उसमें से क्या निकलवाया, स्लिप निकला। जब स्लिप निकलवाए, ठीक है, तो यहाँ पे 3 टीचर का नाम लिखा, पहले मिस्टर वेस्टर्न, फिर मिस डेल एवेंस और मिस फिलिप्स का नाम क्या। अब ये मिस फिलिप्स याद रहता है कि स्टूडेंट नहीं, हाँ ये टीचर है, इसलिए मिस, इनकी शादी नहीं हुई इसलिए मिस फिलिप्स बोला गया है, ठीक है। और जो डेनम है और जोसेफ ये दोनों ही स्टेज से आ जाते हैं, और 3 जो टीचर सिलेक्ट की गई थी उन सभी को स्टेज पे चढ़ा दिया जाता है, और यहाँ पे क्वेश्चंस क्या शुरू होते हैं। अब टीचर्स को कोई भी आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है, किस तरीके से जवाब देना है। कई बार टीचर जो थी हकलाते हुए भी पाई गई, जो ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा था कि टीचर्स नर्वस है। लेकिन इसमें एक चौंकाने वाली बात ये भी है, जो मिस फिलिप्स थी, ठीक है, मिस यूपमिया क्या थी, मिस यूपमिया फिलिप्स थी, उन्होंने इन तीनों में से बहुत ही ज्यादा कूलेस्ट होने का क्या संकेत क्या दे दिया, जहां पर उन्होंने हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा क्लेवर से, बहुत ही ज्यादा कूलनेस से और बहुत ही ज्यादा कामनेस से क्या दिया, उन्होंने आंसर दिया, ठीक है। वेस्टर्न जो थे, मिस्टर वेस्टर्न हमेशा क्या कर रहे थे, भड़क जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनकी बेइज्जती हो रही है, उनकी क्या हो रही, बेइज्जती हो रही। क्यों ऐसा कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पीटीओ गेम्स के लेक्चर को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और पीटीओ गेम का लेक्चर खराब होने का सबसे बड़ा रीजन कहीं ना कहीं ये भी थे। अब जो डेनम था वो एक ट्रेन बॉक्सर था, ठीक है, जहां पे उसने इंसिस्ट किया कि अगर ये जो एक्सरसाइज आप लोग करवा रहे हो ये तभी फ्रूटफुल है जब उसको डेली बेसिस पे परफॉर्म किया जाए। हफ्ते में सिर्फ 2 बार पीटी का लेक्चर, वो भी सिर्फ 20 मिनट के लिए, ये बिल्कुल क्या वेस्ट ऑफ टाइम, इसका कुछ मतलब निकलता नहीं है। जहां पे उसने रिमाइंड किया दैट द स्कूल दैट एवरी सब्जेक्ट इंक्लूड पीटी एंड गेम्स हैड बीन केयरफुली कंसीडर्ड एंड फिटेड इनटू टीचिंग टाइम टेबल सो दैट ईच स्टूडेंट रिसीव्ड मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इट। तो यहाँ पे जो मिस फिलिप्स है वो कहती है कि स्कूल में जितने भी सब्जेक्ट थे इंक्लूडिंग पीटी और गेम्स वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्या डिजाइन किए गए, क्या बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किए, ताकि हर एक बच्चे को क्या मिल सके, आपका मैक्सिमम बेनिफिट क्या मिल सके। और स्कूल के पास जो लिमिटेड फैसिलिटी है, ठीक है, उस टर्म्स में अगर हम देखा जाए तो स्कूल बहुत अच्छा क्या दे रही है, फैसिलिटी क्या दे रही है, ठीक है। इट मे बी दैट सम ऑफ यू ओल्डर बॉयज माइट इवन बी एबल टू हेल्प इन दैट, और अगर कहीं कमी है तो शायद तुम जो पीटी और गेम्स वाले जो बड़े बच्चे हो वो शायद हमारी इस चीज में क्या मदद कर सको, और हम इस चीज को इंप्रूव भी कर सके, ठीक है। सम ऑफ यू she concluded, fixing denim with innocent eyes are fortunate in your own fine physical development and do not really need the few major helping of PT। जहां पर वो कहती है कि हाँ आप में से कुछ जो बच्चे हो बहुत ही ज्यादा हेल्दी हो, बहुत ही ज्यादा फिट हो, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट को लेकर, और शायद उनको पीटी और गेम्स के लेक्चर की जरूरत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको इस चीज की जरूरत है, और इस चीज से उनको बहुत ज्यादा क्या फायदा भी मिलता है, ठीक है। देन व्हाई डू वी हैव पीटी, अब डेनम पूछता है तो हमें पीटी का लेक्चर क्यों दिया जाता है, सिर्फ उनको ही दिया जाए ना जिनको उनकी जरूरत है, ठीक है, बाकी लोग को जो खेलना है वो खेलने की परमिशन क्यों नहीं दे दी जाती है, ठीक है। अब उनकी जो बेबी ब्लू आईज थी, किसकी, फिलिप्स की, वो डिलाइट वो अब तैयार थी क्या क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कहती है मिस फिलिप्स कहती है कि चलो मान लेते हैं ये एक्सरसाइज, ये फिजिकल एक्सरसाइज से ज्यादा ये माइंड की एक्सरसाइज है, क्या है, माइंड की एक्सरसाइज है। ये पूरा जो टाइम टेबल है, ये पूरा जो टाइम टेबल स्कूल में डिजाइन किया है, ये इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप सिर्फ आपकी जो एकेडमिक्स है उसमें ही सक्सेसफुल ना हो, जो आपकी रियल लाइफ एग्जामिनेशन उसमें भी आप सक्सेसफुल हो सको, और जो चीज आपको पसंद नहीं है और वही चीज अगर आपको करने के लिए बोला जा रहा है और आप वो कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपकी ट्रेनिंग का क्या पार्ट है, और शायद तुम इस चीज को समझोगे, ठीक है। अब ये बात सुनकर जो डेनम था वो शांत हो गया। अब पूरा डेनम को पता है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से क्या हरा दिया गया, और जो मिस फिलिप्स थी अब उनके चेहरे पे एक बहुत ही अच्छी खासी क्या स्माइल थी। ये बात कुछ इसी तरीके से हो गई कि बिल्ली ने चूहा भी खा लिया और डेकार भी नहीं मारे, मतलब सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा क्या उन्होंने डेनम को क्या हरा दिया। अब ऐसे ही जो सुबह थी वो एंड हो गई, जो हेड थे मिस्टर फ्लोरियन स्टेज पे गए और उन्होंने आज की इस प्रोग्राम को क्या पूरा एंड
कर दिया। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने 2 नॉवेल्स कवर कर दिए। अब यहाँ पे मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ, एक्चुअली मुझे जाना है एक जगह, ठीक है, फिर मैं आके रिकॉर्ड करता हूँ, फिर वापस से आपको ये वीडियो मिलेगी। मतलब आपको तो ज्वाइन करके मिलेगी, लेकिन मेरे को एक जगह जाना है, मैं जाके आता हूँ, फटाक से रिकॉर्ड मारता हूँ, फिर उसका, ठीक है, आपको वीडियो मिले। चलो, तो चलो अब कंटिन्यू करते हैं और चीजों की शुरुआत। अब हम अगला जो नॉवल है वो क्या, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। तो चलो, अब सबसे पहले चीज, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज एक एडवेंचर नॉवल है जो पब्लिश ईयर 1872 में हुआ था, लेकिन एक्चुअली बुक के फॉर्म में कभी आया था ईयर 1873 में आया था। ये ओरिजिनली अगर मैं बात करूं, ये फ्रेंच में लिखा गया था। जो कहानी है, कहानी किसके बारे में, फिलियस फॉग के बारे में, जिसका एक साथी होता है पासपेटू, जो उसका एक ये रहता है, सर्वेंट रहता है, ठीक है। अब दोनों ही क्या करते हैं, देखो 3 लोग होते हैं, एक फिलियस फॉग होता है, एक पासपेटी होती है और एक ऑर्डा होती है, ठीक है। तीनों ही क्या करते हैं, तीनों ही पूरे वर्ल्ड का चक्कर क्या 80 दिनों में काटने का क्या चैलेंज लगाते हैं और यहाँ पे बैठ क्या जीत भी जाते हैं। इसी के बारे में कहानी है। एक्चुअली शर्त तो सिर्फ आपका फिलियस फॉग ही लगाता है, लेकिन साथ उसका ऑर्डा और पासपेटी भी देते हैं। अब मेजर कैरेक्टर कौन है, फिलियस फॉग है, पासपेटी है, ऑर्डा और डिटेक्टिव फिक्स यहाँ पे मेजर कैरेक्टर हमें देखने मिलते हैं। देखो, अब फिलियस फॉग क्या करता है, फिलियस फॉग चैलेंज एक्सेप्ट करता है, जहां पर वो चैलेंज ये होता है कि पूरा जो अर्थ है, उस अर्थ के वो क्या करेगा, चक्कर क्या लगाएगा, क्या लगाएगा, चक्कर क्या लगाएगा और 80 दिन में कंप्लीट करेगा, वापस वो लौट भी आएगा। अब जो नॉवल है, वो नॉवल हर एक चीज डिटेल में नहीं बताती। नॉवल जो है वो फास्ट पेस में हर एक चीज यहाँ पे बता रही है, जहां पे कई सारे हमें ऐसे इंसिडेंट देखने मिलेंगे जो हमारे रोंगटे क्या कर देगा, खड़े कर देगा। अब जो इंपॉर्टेंट फीचर इस नॉवल में वो क्या है, टाइम है। क्या है, टाइम है। कई बार जो टाइम है वो इनके लिए फेवर में काम करता है और कई बार जो टाइम है इनके अगेंस्ट में भी क्या काम करता है। जब इनके अगेंस्ट में काम करता है तो इनका जो प्लान होता है फिलियस फॉग का, वो पूरा तहस नहस कर देता है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से उनकी जो ट्रेन है, शिप है, वो बिना फिलियस फॉग और उसकी जो कंपनी उसको लिए बिना ही क्या चली जाती है। अब लेकिन एंड में अगर मैं बात करूं, एंड में जो फिलियस फॉग और उसकी जो कंपनी होती है वो बेट जीत जाती है। कंपनी मतलब टीम। अब जर्नी के पहले जो फिलियस फॉग था वो बहुत अकेले वाली लाइफ जीता था, किसी के साथ घुलता मिलता नहीं था और दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं उससे उसको कुछ फर्क पड़ता नहीं था, ठीक है। जैसे ही ट्रिप क्या खत्म हुआ तो उसको समझ में आया कि ह्यूमन कनेक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए जरूरी ये चीज, ठीक है। किसके फॉर्म में, जब उसको ऑर्डा से प्यार हुआ, साथ ही साथ जो पासपेटू ने एक फ्रेंडशिप दिखाई, एक लॉयल्टी दिखाई है अपने बॉस के प्रति, उसके वजह से। लेकिन इन दोनों ही चीजों से परे उसको सबसे ज्यादा जो बड़ी चीज उसको मिलती है वह यह होता है कि जिंदगी जीने का एक उसको नया तरीका मिलता है और साथ ही साथ बहुत सारा अप्रिशिएशन भी क्या मिलता है। अब फॉग का मोटिवेशन किस चीज का था कि जो उसको आतुर कर देते कि भाई नहीं, उसको कहाँ जाना है, उसको इस बेट पे तो जाना ही जाना है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो फिलियस फॉग का मेन मोटिव आपका पैसा कमाना नहीं था, इसका मेन मोटिव ये था कि वो ये लोगों को बता देना चाहता था कि जो फिलियस फॉग एक बार बोलता है वो करके दिखाता, वो कभी भी हार मानता नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ उसके जो 20,000 पाउंड थे, वो 20,000 पाउंड को भी क्या वो बचा के रखना चाहता था। ये 2 मोटिव था जिसकी वजह से वो इस पेट को क्या उसको एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ पे जो फॉग और उसका जो ग्रुप है वो बहुत सारी मुसीबतों का क्या सामना करता है और अब मुसीबत जब आती थी तो फिलियस फॉग क्या करता था, जहां पे अपनी समझदारी का उपयोग करके वो बैक टू बैक क्या करता था, आपका डिसीजन लेता था, ठीक है। अब और उसकी वजह से इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी क्या बाहर निकल के आते थे। अब ये चीज हो गई, सिर्फ फॉग ही नहीं, पासपेटू भी क्या करता था, अपनी जेन्युइननेस से आपकी इंफॉर्मेशंस को क्या करता था, कैटर करता था और जब भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आते तो वहां पे अपना दिमाग इस्तेमाल करके बहुत अच्छी तरीके से उसको सॉल्व भी करता था। अब नॉवल की शुरुआत होती है, जो नॉवल की शुरुआत अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज की शुरुआत होती है, जो रिफॉर्म क्लब है इंग्लैंड का, वहां से शुरुआत होती है। यहाँ पे 4 दोस्त, फिलियस फॉग, थॉमस फ्लैगनन, सैमुअल फैलेंटाइन और जॉन सलिवन, ये सभी क्या बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं और बैंक रॉबरी के बारे में बात करते रहते हैं। अब जब ये सभी एक दूसरे से बात करते रहते हैं तो बातों ही बातों में इनके बीच में क्या शर्त लग जाती है और शर्त कितने लगती है, 20,000 पाउंड की शर्त क्या लगती है, ठीक है। जहां पे फिलियस फॉग कहते हैं कि हाँ 80 दिनों में एक पूरा अर्थ का चक्कर काट कर आना क्या पॉसिबल है, लेकिन वहीं पे उसके जो बाकी दोस्त बोलते हैं ये पॉसिबल नहीं है। तो उसी बातों में क्या 20,000 पाउंड का शर्त लग जाता है और जब फिलियस फॉग है उसको क्या एक्सेप्ट भी कर लेता है। जब एक्सेप्ट कर लेता है तो वो अकेला नहीं जाता, वो अपने साथ अपने सर्वेंट पासपेटू को भी ले जाता है, ठीक। इन दोनों, ये दो अकेले सफर में नहीं निकल, इनके साथ एक डिटेक्टिव भी आता है। उस डिटेक्टिव का नाम क्या है, फिक्स होता है, डिटेक्टिव फिक्स। अब डिटेक्टिव फिक्स का मानना ये होता है, अब देखो यहाँ पे जो बैंक रॉबरी के बारे में पढ़ रहे थे ना, अब डिटेक्टिव फिक्स का मानना ये होता है कि फॉग ने ही बैंक रॉबरी की है और वो एक बहाना मार के यहाँ से क्या भागने की कोशिश कर रहा है।
अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो फिलियस फॉग के पीछे डिटेक्टिव फिक्स भी जाता है। तो डिटेक्टिव फिक्स क्यों जाता है? ताकि उसको जैसे ही इंग्लैंड से अरेस्ट वारंट मिले तो वो क्या कर सके, वो फॉग को अरेस्ट कर सके। पासपेटू भी सोचता है कि ये मालिक अचानक से ऐसी चीजें क्यों सोच रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने मालिक पे बहुत भरोसा करता है, इस वजह से वो ये इतना शक खाता नहीं है। अब ये सब शुरुआत होती है जर्नी लंदन से ब्रिंदीसी, फिर सुवेज, फिर बॉम्बे, कलकत्ता, इंडिया में आके उनको कौन मिलती है? उनको मिलती है ये मिलती है ऑर्डा मिलती है। कौन मिल जाती है उनको? ऑर्डा मिल जाती है। समझ में आ गया? अब जब उनको ऑर्डा मिलती है, ठीक है, ऑर्डा को लेकर वो फिर हांगकांग जाते हैं, योकोहामा जाते हैं, सैन फ्रांसिस्को, फिर न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क से फिर वो लिवरपूल क्या पहुंचते हैं। अब लिवरपूल पहुंचने के बाद क्या मैटर हुआ वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अब देखो, जैसे फॉग और जो ऑर्डा और जो पासपेटू लिवरपूल पहुंचते, तो जो डिटेक्टिव फिक्स रहता है वो फॉग को अरेस्ट कर लेता है और उसको जेल में डाल देता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अरेस्ट करने के बाद जो डिटेक्टिव फिक्स समझता है कि भाई मैंने अरेस्ट कर लिया, अब हो गया काम, लेकिन उसको थोड़ी ही देर बाद क्या एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक्चुअली जिसने बैंक रॉबरी की थी वो कुछ दिन पहले ही क्या पकड़ा जा चुका है, उसको पकड़ के क्या रख लिया है। जब ये बात डिटेक्टिव फिक्स को पता चलती तो भाग भाग के कस्टम जेल में जाता और किसको रिहा करता है? किसको रिहा करता है? आपके फिलियस फॉग को क्या रिहा करता है। अब जब फिलियस फॉग को जैसे ही रिहा करता है, ठीक है, फिलियस फॉग को जैसे ही रिहा करता है तो फिलियस फॉग गुस्सा हो जाता है और थर्ड से एक डिटेक्टिव फिक्स को मार देता है। अब ये सभी भागे भागे आते हैं, लेकिन इनकी जो ट्रेन थी वो ट्रेन छूट जाती है। अब ट्रेन छूटने की वजह से अब यहाँ पे फिलियस फॉग बहुत टेंशन में आ जाता है, तो वहां पे वो ट्रेन पे जाता है। ट्रेन पे जाने के बाद और प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद वहां के जो स्टाफ होते हैं उनसे बात करता है और खुद के लिए एक स्पेशल ट्रेन का क्या अरेंजमेंट क्या करवाता है, और वहां से वो फिर लंदन क्या आता है। अब जो फॉग और कंपनी, अब वो क्या पूरे टूट चुके थे। क्यों टूट चुके थे? क्योंकि जब तक वो लंदन पहुंचे तब तक जो बेड था उसका जो टाइम था वो क्या खत्म हो चुका था। अब फिलियस फॉग और ये सब रात के अंधेरे में चुपचाप अपने घर पे जाते और जाते तो फिलियस फॉग क्या अपने आप को अपने रूम में क्या बंद कर लेता। अब ऐसा फिलियस फॉग क्यों करता है? रीजन क्या होता है? रीजन इसलिए होता है ऐसा करने का क्योंकि यहाँ पे जो फिलियस फॉग ये मानता है कि भाई किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग आ चुके, क्योंकि उसका जो मान सम्मान था वो पूरा डूब चुका था। ठीक है, और वो पहली टाइम ऐसा था जब फिलियस फॉग इतना ज्यादा डिप्रेस हुआ था। अब यहाँ पे उसको देख के जो ऑर्डर और पासपोर्ट टू भी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया था और उनको वो कुछ खा पी रहे नहीं रहते, ना ही उनको नींद आ रही थी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर लगा हुआ था कि कहीं जो फिलियस फॉग है कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। अब यहाँ पे पासपोर्ट टू जाता है, फिलियस फॉग को समझाता है, लेकिन फिलियस फॉग समझता नहीं है, तो वो ऑर्डर को भेजता है। ऑर्डर जब जाती है तो फिलियस फॉग क्या करता है? उससे माफी मांगता है कि मैं तुम्हें जो जिंदगी देना चाहता था, जो जिंदगी देने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आता वो मैं दे नहीं पाऊंगा। लेकिन जो ऑर्डर होती है उसको क्या बोलती है? मुझसे पूछती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो फिलियस फॉग होता है वो खुशी खुशी क्या कहता है? हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा। फिर अटक से वो किसको बुलाते हैं? पासपेटू को बुलाते हैं। जब पासपेटू को बुलाते हैं कहते हैं जाओ फटाफट क्लर्जीमैन, मतलब जो शादी का अरेंजमेंट करता है उसके पास वो शादी का अरेंजमेंट करवाओ। ठीक है, पासपेटू फटाफट जाता है। जब वो क्लर्जीमैन के पास जाता है तो उसे एक्चुअली पता चलता है जिस दिन को वो संडे समझ रहा है, जिस दिन को वो मंडे समझ रहा था, एक्चुअली वो मंडे नहीं है, वो क्या संडे है। ठीक है, अब पूरा जो ग्रुप था, पूरा ग्रुप कहाँ ट्रैवल कर रहा था? ट्रैवल कर रहा था ईस्ट से वेस्ट में आ रहा था। और आपको पता होगा अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, जब कभी भी हम ईस्ट में जाते हैं तो टाइम ऐड होता है, सब्सट्रैक्ट नहीं होता है। तो ऐसे वो जब ईस्टवर्ड जा रहे थे तो उनको एक दिन क्या ज्यादा मिल गया, एक दिन क्या ज्यादा मिल गया। अब जैसे उसको पता चलता है तो फटाफट से जो पासपेटू है वो कहाँ जाता है? फिलियस फॉग के पास जाता है, उसको उठाता है और रिफॉर्म क्लब क्या लेकर जाता है। अब रिफॉर्म क्लब लेके जाने के बाद जहां पर उसको क्लियर हो जाता है कि अभी भी बेड जीतने में टाइम है। और जब रिफॉर्म क्लब में एंटर होने से पहले रिफॉर्म क्लब में दो ग्रुप ऑलरेडी बन गए थे। कुछ जो थे फिलियस फॉग के सपोर्टर थे, कुछ हेटर थे। कुछ लोग कह रहे थे फिलियस फॉग आएगा, कुछ लोग कह रहे नहीं फिलियस फॉग अब नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही फिलियस फॉग एंटर होता है तो उसके जो सपोर्टर्स होते हैं वो जोरों शोरों से चिल्लाने लगते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिलियस फॉग क्या शर्त जीत जाता है। सिर्फ शर्त ही नहीं जीतता, एक प्यारी सी चार्मिंग खूबसूरत औरत का दिल भी जीत लेता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से पूरी कहानी क्या खत्म होती है। अब यहां पे ध्यान दो, अब जब ये कहानी कब की, जब फिलियस फॉग एक्चुअली लंदन पहुंचने से पहले। अब फिलियस फॉग कहां था? आपके प्रिजन में था, कस्टम जेल में था। ठीक है, और उसको अगले दिन लंदन का ट्रांसफर किया जाने वाला था। पासपेटू को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि जो उसके मास्टर को अरेस्ट कर लिया उसने ध्यान नहीं दिया। अब जो ऑर्डर थी, ऑर्डर को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था जब फिलियस फॉग जेल में था कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये कौन है, ऐसा वैसा। तो पासपेटू एक्सप्लेन करता है ऐसी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, मेरा जो मालिक है बहुत ही ज्यादा ईमानदार और बहुत ज्यादा ब्रेव इंसान है।
तो लेकिन जो औड़ा का दिल है वो फिर भी दुखता है। वो दुखता है इसलिए क्योंकि जिस इंसान ने उसकी जान बचाई, जिस इंसान ने उसके लिए बहुत कुछ किया, अब उसके लिए कुछ भी कर नहीं पा रही है। समझ में आ गया? अब फिक्स ने जो किया, हालांकि वो कुछ गलत नहीं किया, वो उसकी ड्यूटी थी, उसका जॉब था, उसको करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? और फॉग गिल्टी हो या नहीं हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पासपोर्ट को भी आप टेंशन में आ जाता। अगर मैंने ध्यान दिया होता, मैंने चीजों का ख्याल रखा होता, तो शायद आज ये नहीं होता। और होता, अगर होता भी, तो कहीं ना कहीं जो मेरे मालिक है उनको क्या मिल जाता, उनको मौका मिलता कि वो क्या कर सकते, अपनी जो बेगुनाही है वो साबित कर सके। If the letter had been won, he would not no doubt have given fixed proof of his innocence. ठीक है? Or and he had remained despite the cold under the portico of the custom house. Neither wished to leave the place. Both were anxious to see Mr. Fogg again. अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि जो पासपोर्ट और जो ऑर्डर है वो फिलियस फॉग को छोड़ के चले जाते हैं, नहीं। वो क्या करते हैं, वो फिलियस फॉग लेके वही उसी कस्टम हाउस में ठंड के मौसम में क्या रुके रहते हैं कि, और वो बहुत ही ज्यादा क्या बेकरार रहते हैं कि मिस्टर फॉग कब निकलेंगे जेल से। इतना क्लियर हो गया? डन। अब यहाँ पे आता है हमारे लास्ट नॉवल पे, द साइन ऑफ फोर। ये ज्यादा नहीं, 5 मिनट जाएगा, फटाफट खत्म हो जाएगा। ठीक है? द साइन ऑफ फोर बेसिकली है क्या? द साइन ऑफ फोर ये जो कहानी है, कहानी एक खजाने के बारे में, कि कैसे आगरा से चोरी हुआ खजाना एक जो बंदा है वो छुपा देता है, फिर उसको जेल हो जाती है, तो वहां के दो जो ये होते हैं गार्ड्स होते हैं उनको कैसे रिश्वत देता है, और फिर वो कैसे, और वो दो गार्ड्स होते हैं उसको धोखा देते हैं, धोखा देने के बाद फिर वो जो कैसे जेल से भागता है, ये इसी चीज के ऊपर कहानी है। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने आपको समझा दिया। अब आगे बात करते हैं। अब जो स्मॉल कंक्लूड इज नरेटिव बाय, सॉरी ये एकदम लास्ट में आ गया, मैं वही मैं सोचू ये क्या आ गया, ये कहाँ आ गया, ये कहाँ आ गया, चलो 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 चलो। एक्चुअली थोड़े दिन पहले मैंने लिया था ना नोट्स, इसलिए। ठीक है? अब जो कहानी की शुरुआत जो होती है वो शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन से होती है। शेरलॉक होम्स की अगर मैं बात करूं तो शेरलॉक होम्स तो बहुत ही जाने माने क्या है, डिटेक्टिव है। वहीं डॉक्टर वॉटसन की बात करूं तो ये पेशे से एक डॉक्टर है, जो कि आर्मी में क्या करते थे, एज अ डॉक्टर क्या सर्व किया करते थे। ठीक है? अब यहाँ पे शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे थे, तभी एक 27-28 साल की एक लड़की मैरी मॉर्स्टन क्या उनके पास आती है, जो कहीं ना कहीं शेरलॉक होम्स की क्या एडवाइस क्या मांगती है। ठीक है? इस मीटिंग के दौरान जो मैरी मॉर्स्टन है वो कहती है कि उनके जो पापा है आज से कई साल पहले क्या गायब हो गए, और उनके कई साल गायब होने के बाद के कुछ सालों बाद से मुझे हर साल एक पर्ल आता था, और पर्ल हर साल 1 तारीख को क्या सेम तारीख को क्या मुझे मिलता था। लेकिन अब अगर मैं बात करूं तो इस बार भी मुझे पर्ल आया, लेकिन पर्ल के साथ मुझे एक लेटर भी आया, और वो लेटर ये कह रहा है कि मेरे साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हो रही है और मुझे जस्टिस क्या मिलना चाहिए, और वो मुझे ल्यूसियम थिएटर क्या मिलने के लिए क्या बुला रहा है। कहां बुला रहा है? ल्यूसियम थिएटर क्या मिलने के लिए बुला रहा है। अब वो कह रहा है कि तुम्हें अकेले आना, अगर तुम्हें भरोसा नहीं होगा तो अपने 2 दोस्तों के साथ में लेके आ सकते, लेकिन पुलिस को बुलाना नहीं है, पुलिस को बुलाना नहीं है। समझ में आ गया? और ये पूरी कहानी जो होती है मैरी मॉर्स्टन शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन को क्या सुनाती है। ये दोनों ही कहानी जब शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन को सुनाती है, तो यहाँ पे शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन दोनों ही तैयार हो जाते हैं कि वो मैरी मॉर्स्टन के साथ कहाँ जाएंगे, लीसियम थिएटर जाएंगे। अब वो कहते हैं कि हम शाम को मिलते हैं, शाम को हम जाएंगे। अब फिर इसके जानकर शेरलॉक होम्स क्या निकल जाते हैं, आपके पूरा छानबीन करने के लिए निकल जाते हैं। जब छानबीन करने के लिए निकलते तो वहां पे उनको ये चीज समझ में आती है कि मैरी मॉर्स्टन के जो पापा थे कैप्टन मॉर्स्टन, उनके एक दोस्त थे, ठीक है, जिनका नाम क्या था, शॉल्टो, मेजर शॉल्टो। उनको कहीं ना कहीं इस रहस्य के बारे में पता होगा। ठीक है? अब यहाँ पे ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी। अब धीरे धीरे जो डॉक्टर वॉटसन और जो मैरी मॉर्स्टन एक दूसरे को देखते तो उनको प्यार हो जाता। पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया कि दिल बैठा है अपना मेरा जिया, मतलब यही वाला हाल होता है। समझ में आ गया? इस तरीके से क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। अब शाम होती है, तीनों के तीनों क्या लीसियम थिएटर के जाने के लिए तैयार होते हैं। कौन? शेरलॉक होम्स, वॉटसन और मैरी। अब यहाँ पे जो शेरलॉक होम्स है वो एक रिवॉल्वर भी ले लेते। क्यों रिवॉल्वर ले लेते? ताकि अपनी सिक्योरिटी के लिए, कि अगर वहां पे कुछ गड़बड़ हुआ तो वह अपने और अपने साथियों की क्या जान बचा सके। ठीक है? तो लीसियम थिएटर जाते, तो लीसियम थिएटर लेकर वहां पे एक बंदा घोड़ा गाड़ी लेकर आता है, एक बग्गी लेकर आया। जब वो बग्गी लेकर आता है तो वहां पे उनको तीनों को बैठा के एक अजनबी घर में क्या लेकर जाता है। ठीक है? जहां पर अजनबी घर में एक जेंटलमैन होता है जिसका नाम क्या होता है, थेडियस शॉल्टो। थेडियस शॉल्टो क्या होता है, नाम होता है। ठीक है? जहां पे वो रिवील करता है कि जो मैरी मॉर्स्टन के पापा की जो डेथ है आज से कई साल पहले क्या उनकी डेथ हो चुकी है। एक बुरी खबर सुनाता है। दूसरी ये भी चीज खबर सुनाता है कि जो मैरी मॉर्स्टन है वो एक बहुत ही बड़े खजाने की क्या हिस्सेदार भी है।
थेडियस फिर एक्सप्लेन करने लगता है कि जो उसके जो पापा थे, मतलब थेडियस शॉल्टो के पापा, थेडियस शॉल्टो के पापा कौन थे? मेजर शॉल्टो। समझ में आ गया? मेजर शॉल्टो कौन थे? मैरी मॉस्टन के जो पापा थे उनके दोस्त थे। अब मेजर शॉल्टो के दो बेटे थे, एक थेडियस शॉल्टो और एक बॉर्थमिलो शॉल्टो, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले। थेडियस क्या करता है, अब एक्सप्लेन करने लगता है कि उसके जो पापा हैं, ठीक है, पापा हमेशा एक लकड़ी के पैर वाले एक इंसान से बहुत ज्यादा डरा करते थे, और जब वो मरने की कगार पे तो तभी उसी तरह का एक इंसान उनको खिड़की पे दिखता है, और उसको देखने के बाद वो क्या हो जाते हैं, वो डर जाते हैं और उनको एक हार्ट अटैक आता है और वो चले जाते हैं। और जब ठीक है, हाँ ठीक है, और उनको हार्ट अटैक आ जाता है और वो चले जाते हैं। फिर जब अगली सुबह जब हम उनके बॉडी के पास जाते हैं तो उस बॉडी पे उनकी बॉडी के पास क्या दिखता है, हमें एक नोट दिखता है जिसपे लिखा रहता है साइन ऑफ फॉर। थेडियस फिर एक्सप्लेन करता रहता, प्रोसीड करता था एक्सप्लेन करते टाइम, जहां पे कई साल तक खजाने ढूंढने के बाद मेरा जो भाई है बॉर्थमिलो शॉल्टो, उसको खजाना मिल भी चुका है। ठीक है, खजाना मिल भी चुका है। और यहाँ पे जब डेथ बेड पे, जब मरने की कगार पे थे मेरे पापा, तो वहां पे उन्होंने हमसे एक वचन लिया था कि हम क्या करेंगे, हम ये जो खजाने में हमारे जो मेरे जो दोस्त थे, मेरे दोस्त यानी मेरे पापा के जो दोस्त थे, उनकी जो बेटी यानी तुम, उनको भी क्या दूंगा, मैं हिस्सा दूंगा। ठीक है, थेडियस कंक्लूड्स बाय entreating the three to accompany him to the village state family estate where they will divide up the fortune। अब यहाँ पे ये चीज बताने के बाद थेडियस शॉल्टो उनको इनवाइट करता है कि तुम सभी आओ मेरे घर पे और चलो हम खजाने का वहां पे बंटवारा करेंगे। When they arrived at the family estate, the three find a shaken housekeeper who claims the Bartholomew has not emerged from his locked room all the day। यहाँ पे जब तीनों ही चारों ही जब क्या आते हैं, जब थेडियस शॉल्टो के घर पे पहुंचते हैं, तो वहां पे एक बंदा जो उनका सर्वेंट होता है, वो कहता है कि जो बॉर्थमिलो शॉल्टो है वो क्या है, वो पूरा दिन अपने आप को रूम में बंद करे और निकले नहीं है, और वो बहुत घबराया हुआ था। तो शेरलॉक होम्स और जो वॉटसन होते हैं, ये जो चाबी का होल होता है, की होल होता है, उस की होल में से देखते हैं, जब की होल में से देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अजीब करीब चेहरा के नीचे गिरा हुआ दिखाई देता है। जब दरवाजा तोड़ते तो दरवाजा तोड़ने के बाद उनको पता चलता है ये बॉडी किसकी, बॉर्थमिलो की है, और उसके ये गलनेक पे क्या लगा हुआ है, एक जहरीला कांटा क्या लगा हुआ है। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कुछ समय के बाद जो होम्स है वो कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पे दो लोगों ने मिलके क्या किया, उनकी डेथ की है, जिसमें से एक बंदे का जो पैर था वो लकड़ी का था, और एक बंदा जो था किसी लोकल ट्राइब का क्या बंदा था। अब होम्स के हिसाब से जो दूसरा बंदा था वो एक इंडिविजुअल पर्सन था, और इन्हीं लोगों ने, इंडिविजुअल पर्सन था जो लोकल ट्राइब से बिलोंग करता था। अब इन्हीं लोगों ने क्या किया, खजाना चुराया है। और जो बंदा जिसका एक पैर वुडन लेग का था, उसका जो पैर है वो गलती से किस पे पड़ गया था, क्रेसोटे पे। क्रेसोटे क्या बेसिकली एक तरह का पेंट होता है, क्या होता है, एक तरह का पेंट होता है, उस पेंट पे क्या पड़ गया, जो लकड़ी पेंट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर शेरलॉक होम्स और वॉटसन एक डॉग को क्या कहता है, हायर करते, उसको सुंघाते, और जो सुंघाते तो वो सेंट को सूंघते सूंघते वो कहाँ पहुंच जाता है, बेकर स्ट्रीट, रिवर थेम्स के नजदीक क्या लेकर चले जाता है। फिर जो शेरलॉक होम्स है, शेरलॉक होम्स क्या करते हैं, वहां पे कुछ लोकल्स को हायर करते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, खुद भी इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं। अब लोकल्स तो इन्वेस्टिगेट करते ही रहते हैं लेकिन कुछ मिलता नहीं है, लेकिन शेरलॉक होम्स को पता चल जाता है कि यहाँ पे उन दोनों ही लोगों ने एक बोट हायर की और उसको लेकर वो यहाँ से भाग रहे हैं। फिर उसी नाइट पे शेरलॉक होम्स, वॉटसन और कई सारे पुलिस ऑफिसर्स क्या करते हैं, एक बोट वो भी लेते हैं और लेके क्या औरा का पीछा करने लगते हैं। जब पीछा करने लगते हैं तो वहां पे वुडन लेग कैप्टन और एक स्मॉल पैजेबी नेटिव जो अंडमान निकोबार आइलैंड का क्या था, एक ट्राइब का बंदा था, वो उन्हें देखने मिलता है। और जो नेटिव ट्राइब का बंदा था वो अब क्या करता है, वो जहरीले कांटे का ब्लो करना शुरू करता है शेरलॉक होम्स और वॉटसन पे। लेकिन वो ब्लो करता है तभी आपके जो शेरलॉक होम्स होते हैं और वॉटसन उसके ऊपर क्या गोली चला देता है और वो वहीं पे मर जाता है। और उस बंदे का नाम क्या था, टोंगा। क्या नाम था इस बंदे का, नाम टोंगा। और फिर उसके बाद ये जो है कैप्टन है, वो कैप्टन क्या करता है, फटाफट बोट लेकर जाता है, एक किनारे लगाता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन कीचड़ में फंस जाता है और वो गिर जाता है। गिरने के बाद उसको उठाया जाता है, उठा के उसको कहाँ लाया जाता है, बेकर स्ट्रीट वापस लेकर आ जाता है। और उसका नाम क्या था, जोनाथन स्मॉल। जो वुडन लेग पर्सन था उसका नाम जोनाथन स्मॉल था, और जो बंदा ये ब्लो करता था उसका नाम क्या था, ब्लो करता था क्या आपका, ये पॉइजन 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 पाइप से ब्लो करता था, उसका नाम क्या था, उसका नाम टोंगा था। क्लियर हो गया। अब जहां पे आयरन बॉक्स भी साथ में लेकर आते हैं तो कैप्टन स्मॉल प्रोसीड करते हैं कि ये जो कहानी है, कहानी आगरा ट्रेजर की है। ये तब की कहानी है जब मैं आगरा पे क्या गेट के ऊपर हुआ करता था किले पे, तो वहां पे मेरे पास एक बार 3 अरब गार्ड्स आए। उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम हमारे एक वेल्दी अरब शेख को मारने में अगर मदद करोगे तो हम तुम्हें क्या खजाना में हिस्सा
देंगे। और वैसे ही उन्होंने किया अभी। अब यहाँ पे एक अरब वेल्दी शेख आता है, 3 अरब गार्ड उसको क्या मारने की कोशिश करते हैं, वो भागने वाला होता है, तभी जॉनथन स्मॉल उसका रास्ता रोक लेता है और तीनों चारों मिलके क्या उसको मार देते हैं और फिर खजाना जो मिलता है उसको छुपा देते हैं और फिर जल्द ही इन सभी को क्या हो जाती है, जेल हो जाती है। अब जॉनथन स्मॉल को पीनल कोड जो है अंडमान आइलैंड का वहां भेज दिया जाता है, जहां पे वो एक नेटिव मतलब वहां के लोकल ट्राइब के बंदे से क्या दोस्त बन जाता है, इसका नाम टोंगा, जो उसका बहुत ही ज्यादा लॉयल वफादार क्या बन जाता है। और जो जॉनथन स्मॉल है, वहां के जो दो गार्ड थे, एक का नाम क्या था, मेजर शॉल्टो, और एक का नाम था कैप्टन मॉस्टन। देखो मेजर शॉल्टो के दो बेटे थे, थेरियस शॉल्टो और बॉसमिलो शॉल्टो। मॉस्टन की एक बेटी थी, इसका नाम मैरी मॉस्टन था। समझ में आ गया। अब ये दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही जो ऑफर होता है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो क्या करेंगे, वो स्मॉल को यहाँ से भगाने में हेल्प करेंगे और उसके बदले के खजाना में हिस्सा मिलेगा। अब यहाँ पे जो स्मॉल होता है वो पूरा का पूरा जो रास्ता होता है कहाँ पे खजाना छुपा है वो बता देता है और शॉल्टो फिर उस खजाने को ढूंढने के लिए क्या निकल जाता है। कोई कई समय बीत जाता है तो स्मॉल कभी रिटर्न स्मॉल देखता है कि शॉल्टो रिटर्न आया ही नहीं है और उसको समझ में आ जाता है कि शॉल्टो ने उसको धोखा दिया है। क्या दिया उसको, धोखा दिया है। अब वो कैसे ना कैसे करके वो उस आइलैंड से क्या भाग जाता है टोंगा टोंगा के साथ। कई साल बाद जॉनथन स्मॉल जो होता है वो शॉल्टो को ढूंढ निकालता है, लेकिन जैसे ही वो उससे मिलने की कोशिश करता है वो क्या होता है, वो मरा हुआ पाया जाता है। अब डेथ के बाद स्मॉल की बॉडी पे वो क्या करता है, स्मॉल क्या करता है, शॉल्टो मेजर शॉल्टो की बॉडी पे एक नोट लगा देता है जिसपे लिखा है साइन ऑफ फोर, जहां पर वो ये बताने की कोशिश करता है कि जो आगरा ट्रेजर है वो उनके 4 लोगों का है, यानी 3 अरब गार्ड्स और एक किसका है, जॉनथन स्मॉल का है, ठीक है, और किसी का नहीं है। जब वो वापस से शॉल्टो के घर रिटर्न आता है तो वो देखता है कि बॉर्थमिलियो ने क्या किया, खजाना ढूंढ लिया है और तभी वो क्या करता है, जो टोंगा है टोंगा बॉर्थमिलियो को क्या मार देता है। ठीक है, और इसी तरीके से पूरी कहानी खत्म हो जाती है और जब आयरन बॉक्स ओपन होता है तो आयरन बॉक्स खाली मिलता है। तो वहां पे जॉनथन स्मॉल कहता है कि जब तुम सब मेरा पीछा कर रहे थे तो मेरे वो खजाने को क्या रिवर थेम्स में क्या गिरा दिया, तो खजाना जो मेरा नहीं हो सकता वो किसी का हो नहीं सकता। फिर स्मॉल का जो नैरेटिव था वो पूरा खत्म हो गया, कहानी पूरी खत्म हो गई। खत्म होने के बाद उसको जेल में वापस डाल दिया गया। अब फिर जो वॉटसन होता है मौका पे चौका मारने वाला है आदमी है, तो फटाक से मैरी मॉस्टन को क्या प्रपोज कर देता है, ठीक है, शादी करने के लिए, शादी करने के लिए प्रपोज कर देता है और यहीं पे हमारी पूरी की पूरी कहानी क्या खत्म हो जाती है। यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीज आपको बता दी है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू वाली पीडीएफ है। अगर आप चाहते हो, कहाँ गया भाई, हिस्ट्री ऑफ नॉवल नाम नाम इधर ही था। ठीक है, वो एक पीडीएफ है, अगर आप चाहते हो पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करूं तो फटाफट से जो मैंने आपको क्या दिया, टारगेट कमेंट दिया है, ठीक है, उसको फटाफट दे रहा, ठीक है, जो टारगेट कमेंट दिया और जो टारगेट लाइक दिया है उसे फुलफिल कर दो, आपको जीडीए महाराष्ट्र पे ये नोट्स ये जो पीडीएफ है ये मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो। जय हिंद दोस्तों।